इंसानी ताल्लुकात में सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट और एम्पैथी है। कैसे एग्जीक्यूट करते उस वक्त तुम्हें पता है कि हर दिन कराची बंद रहता था, लाशें पड़ी होती थी। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट डेस्टिनेशन की प्रॉपर्टी कहीं भी क्रिएट नहीं करता अगर उसमें ड्रीम वर्ल्ड के मेंबर्स को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। ये ड्रीम वर्ल्ड का ख्वाब कैसा है? पिछले सालों में रिकॉर्ड क्रिएटिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोमेस्टिक टूरिज्म हुई है, इस साल और भी ज्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। कितने स्टाफ है आपका? और दूसरा उनको मोटिवेट कैसे रखते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क मुझे ऐसा लगता है। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो उनके अपने बेतहाशा बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और बड़े अजीब व गरीब किस्म के, पेचीदा किस्म के, जो हमें दूर से दिख नहीं रहे होते। मेंबरशिप होगी तो आएंगे क्या? दिस इज इम्पोर्टेंट कि विदाउट मेंबरशिप हम नहीं उसमें एंटर हो सकते ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। दुनिया हमेशा रहने के लिए तो है नहीं, दुनिया इज नॉट द डेस्टिनेशन। दुनिया तो एक पैसेज है जिससे गुजर के जाना, एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है या एक स्टेज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम विद तहसीन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, लेकिन सब्सक्राइब मैंने खुद ही 50,000 है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो इरफान भाई हैं, ड्रीम वर्ल्ड के CEO हैं। ठीक है, आज हम इनसे क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम कभी कभार सोचते हैं कि हम कोई फार्म हाउस बनाएंगे, वहाँ जाकर रहेंगे, and then he has already resort or something. तो this is the unique podcast, क्योंकि बेसिकली मैं स्किल बेस्ड पॉडकास्ट करता हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड किया है। एक हम रिजॉर्ट पे कैसे जाके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा एंटरटेन कर सकते हैं। देन मैं इनसे आज ये भी सवाल करने वाला हूँ कि अगर हमें कोई इवेंट कराना है, बिकॉज मुझे थोड़े से इवेंट्स का भी शौक पड़ा है, अगर आपको भी है तो क्या हम ड्रीम वर्ल्ड पे अपने इवेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते, और थोड़ा सा इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि हाउ, बिकॉज अभी तक इसको ड्रीम वर्ल्ड को बने 25 साल हो गए, पर इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक कोई नहीं लाया। 97 के अंदर, उस वक्त अगर हम बात करें, उस वक्त बड़े पॉलिटिकल इश्यूज थे हमारे पाकिस्तान में, उस वक्त इस आइडिया को लेकर आए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो कैसे इस आइडिया पे आए और कैसे ड्रीम वर्ल्ड कर रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को कैसे इन्जॉयमेंट में ला सकते हैं। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो ज़्यादातर इन्जॉयमेंट और अपने आप को रिलैक्स करने से और इवेंट कराने से रिलेटेड है। चलाइए, मिलते हैं इरफान भाई से। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताइए, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। जो सबसे पहले मेरा सवाल था ना आपसे, वो जो मेरे काफ़ी दिनों से दिल में था कि ये ड्रीम वर्ल्ड का ख्वाब कैसा है, इसको जानने से पहले लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए, थोड़ी सी आपकी जर्नी मुझे बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, और करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं। भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया और मतलब आपने इतनी इज्जत दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। जहाँ तक ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट का सवाल है, एज सच हमारा इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बाय बैकग्राउंड सिंस मल्टीपल जनरेशंस हमारा ताल्लुक़ तो टेक्सटाइल से था। एंड बैक इन 1992-93 मेरे वालिद और मेरे चाचा ने, फादर ने और चाचा ने इस चीज़ की शुरुआत करी। स्पेस हमारे पास अवेलेबल थी पहले से, और उनके बड़ों के, बुज़ुर्गों के जहन में यही होता था कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट हो जो फैमिली एंटरटेनमेंट की हो। मतलब अपनी फैमिली भी, बाकी फैमिलीज़ भी, कराची में सर्टन लोग, एक थोड़ा सा फार्म हाउस वगैरह तो कॉन्सेप्ट उस वक्त ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, मगर थोड़ा सा उससे कुछ और आगे की कोई चीज़ कुछ हो। फिर वन थिंग आफ्टर दी अदर माशाल्लाह चीज़ें, आइडियाज़ जनरेट होते रहे, चीज़ें क्रिएट होती नहीं। मेरे बड़े भाई जो हैं तारिक हिलाल साहब, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, उनका फिर माशाल्लाह कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स वगैरह से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ से कुछ सर्टन आइडियाज़ वगैरह जनरेट हुए। उधर से एक रिज़ॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएट होने लगा, जो कि हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता था उस वक्त। इनफैक्ट आज भी अगर देखा जाए तो फ्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स वी स्टिल द ओनली प्रॉपर्टी, द ओनली हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स काइंड। आज भी एक यूनिक रिजॉर्ट हैं। इनफैक्ट मुल्क में एग्जिस्ट करता नहीं था, पूरे रीजन में भी इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट जो है एज सच एग्जिस्ट नहीं करता था। बस खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ बनवाई, हमें उसके लिए इस्तेमाल किया, हमसे ये काम ले रहे हैं। And so far the journey has been fantastic. 1997 में फिर मेंबर्स के लिए जगह खोल दी गई, मेंबरशिप वगैरह स्टार्ट हो गई, and it has been a very unique experience. बड़ा ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज उस वक्त भी एज सच कोई इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं थी, और आज भी अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 25 years कोई एज सच
बहुत ज़्यादा कोई इंटरनेशनल टूरिज्म अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ 95 97 उस वक्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और बहुत गंदा था। मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं लेना चाहता। तो वो कैसे आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट कर दिया उस वक्त? तो मुझे पता है कि आए दिन कराची बंद रहता था, लाशें पड़ी होती थी। मैं खुद उस वक्त बहुत होश में था। उस वक्त मैं खुद तकरीबन ऑलमोस्ट 18-19 साल का था। तो हम एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे ना, तो बताते थे कि हम फलाना एक्स एरिया के हैं, तो फिर हमें परमिशन मिलती थी कि तो हम वाई एरिया में जा पाते थे। तो उस वक्त इस तरह का इनिशिएटिव, तो कभी क्या चैलेंजेस उस वक्त आपके पास आए होंगे? देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन ये आप सही कह रहे हैं, उस वक्त के हिसाब से डिस्टर्ब थी, आज के हिसाब से हालात एट टाइम्स चैलेंजिंग होते हैं। हर जगह का, हर मुल्क का, हर इलाके का अपना एक अंदाज़, एक तरीका है। देखिए, जो पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह की बात की जाए, एक पर्टिकुलर मेरा अपना एक ज़ाती पर्सपेक्टिव है। अगर हम देखें ना, तो हम मतलब अगर मिसाल तौर पे जिस जनरेशन से मेरा ताल्लुक है, अगर उस जनरेशन की बात की जाए, तो वी आर जस्ट द थर्ड जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के बारे में एट टाइम्स जो इतना नेगेटिव उसके पॉलिटिकल हालात, उसके मामलात के बारे में एज अ नेशन हम रहते हैं, हो गए हैं। कुछ मीडिया ने हमें कर दिया है, कुछ वेरियस चीज़ें, शायद नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा आराम से बिकती है, नेगेटिविटी में सनसनी ज़रा ज़्यादा आराम से क्रिएट हो जाती है। तो हर एक अपने मामलात, अपने कारोबार, अपने हालात चलाने, तो बहुत सारे जो इस टाइप के यूँ समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के जो इदारे हैं, बहरहाल में थोड़ा सा मैं इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लूँ, तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा आराम से बिक जाती है। उसकी एक वजह ये भी है कि एजुकेशनली, एकेडमिकली अभी भी और बहुत गुंजाइश है हमारी नेशन के लिए डेवलप होने के लिए। उसमें भी हम बेहतर हो रहे हैं वक्त के साथ, और आज के दौर में तो एक्सक्यूज़ेस भी बहुत कम हो गई हैं। शायद मतलब अगर मेरी सोच, अप्रोच सही है, समझ सही है, तो आज किसी भी बच्चे को एक इंटरनेट एक्सेसिबल डिवाइस देना है, कोई फ़ोन हो, कोई और कोई गैजेट हो, इंटरनेट कनेक्शन देना है, उसमें जेएनआई का एक आध दो ऐप्स डालने, चैट जीपीटी डाल दें, या गूगल जेमिनाई डाल दें, या कोपायलट डाल दें, और उसको थोड़ा बहुत, इवन अगर उसको टाइप करना नहीं आता आज, तो उसको एक उसमें अपनी बात कैसे रिकॉर्ड करनी है, अपना मैसेज कैसे रिकॉर्ड करना है, वॉइस नोट कैसे क्रिएट करना है, ये सिखाना, और बहुत कुछ जो है वहीं से वो फिर खुद आगे सीख लेगा, क्योंकि और उसकी अपनी ज़बान में हो जाएगा। उर्दू में कर ले, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में उस पर हो सकता है आज। तो आज वो लर्निंग या एजुकेशन भी अब अलहमदुलिल्लाह इतनी मुश्किल नहीं रही है। बाकी जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहा था कि वी आर जस्ट द थर्ड जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अभी तो एज अ नेशन अगर हम देखें तो अभी ये बहुत यंग है, अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं। एवोल्यूशन हर जगह होती है। यूएसए जब एक तरह से क्रिएट हुआ था, तो लाखों नहीं, मतलब मिलियंस ऑफ लोग, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे मार दिए गए थे। पूरी आबादियाँ या नस्लें जेनोसाइड के हवाले कर दी गई थी। बिल्कुल सही है। किसी भी मुल्क में देखें, ब्रिटेन की इशू अभी भी आज भी एग्जिस्ट करता है, वो दिखाते नहीं है। ब्रिटेन की हिस्ट्री देखें, अफ्रीका की हिस्ट्री देखें, जापान की, चाइना की देखें, किसी की भी देखें, तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उन टाइप की चीज़ों फिर भी बहुत बचा के रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हालात अभी तक हमारे यहाँ उस टाइप के डिस्टर्ब चल रहे हैं। बैक इन 92, 93 या 95, 97 की बात करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस वक्त एक डिफरेंट हालात थे। ऑलमोस्ट रोज़ाना सुराब गोट पे आग लगती थी, और सुराब गोट से गुजर के ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट जाना होता है। बट खुदा का शुक्र है जी, कुछ भी हो, कराची जो है उस मुल्क का दिल है। कराची ने इंशाल्लाह ताला परसिस्ट करना है। दिल धड़कता है तो पूरा जिस्म चलता है, ज़िंदा रहता है। तो ना ये मुल्क कहीं जा रहा है, ना कराची कहीं जा रहा है। हालात अपनी जगह है, हमने उसको समझना, सीखना, उसके हिसाब से आगे बढ़ना। बुराई तो या ईविल तो दुनिया में रहनी है, दुनिया का एक निज़ाम है, खुदा ने एक तरीके से बनाया और हमें बताया हुआ है कि वो क्या है, दुनिया है किस चीज़ के लिए। दुनिया हमेशा रहने के लिए तो है नहीं, दुनिया इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। दुनिया तो एक पैसेज है जिससे गुजर के जाना है, एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है या एक स्टेज है, तो उससे गुजर के जाना। उसमें रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ है, कोई ना कोई नए हालात हैं। हमने अपनी चीज़ें बेहतर करते रहना है, वो हम कंट्रीब्यूट करते रहें। अगर हम कारोबार के लोग हैं तो हम अपने कारोबार के थ्रू, या जो इस प्रोफेशन के भी हैं, हम उसके थ्रू कंट्रीब्यूट करते रहें अपने घरों में, अपनी सोसाइटीज़ में। वो कोशिश करते रहें कि बेहतर हो जाए। हमारी जो पहचान है पाकिस्तान,
ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। अल्लाह का बड़ा अजीम एहसान है हम पे कि हम इस पहचान से दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब इस पहचान को हमने कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये हमारे अपने हाथों में है, हमारी करंट और फ्यूचर जनरेशन्स के हाथों में। हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को, अपने यंगस्टर्स को उस हिसाब से हम गाइड करें। हमें भी अपने बड़ों से बड़ी अच्छी गाइडेंस मिली मुल्क के बारे में, हालात के बारे में, कैसे ज़िंदगियाँ गुजारनी है। हम अपना अब वो अमानत हम आगे पहुँचाएं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। तो ये है बेसिकली जो भी उस वक्त बहुत अच्छा करें। और आपसे जब मेरी पॉडकास्ट में मैंने आपको इनवाइट किया था, आपने कहा था मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा पीछे हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे ज़्यादा आगे, क्योंकि मैं अज्यूम नहीं कर सकता था कि आपने एट अ टाइम तीनों टेक्नोलॉजी का एक साथ नाम लिया। ये तीनों डिफरेंट कंपनीज हैं। ChatGPT आपने कहा कि वो यूज़ कर लें, जेमिनी यूज़ कर लें, Copilot यूज़ कर लें। मैं आपको आज भी कह सकता हूँ जो बोलते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, उनको आई थिंक ये तीनों के नाम भी नहीं है। मतलब या तो वो ChatGPT का पता होगा या फिर उसको जेमिनी का पता होगा, Copilot का उसको अभी भी नहीं पता होगा, क्योंकि लोग अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर नहीं हुआ। तो अपने रियल टाइम पे तीनों का नाम लिया, तो मैं आई वॉज अमेज किया। आप तो मुझसे भी ज़्यादा अपडेटेड चल रहे हैं भाई। जज़ाकल्लाह, आपकी इस एप्रिसिएशन का हम आपसे ज़्यादा अपडेटेड तो खैर नहीं चल रहा, मगर हाँ एज ए यूज़र यस, खुदा का शुक्र है कि कमेंट का ऑप्शन दे कोई मुझे कि अगर आपको ये बातें तीनों पता थी तो आप कमेंट में मेंशन करना। तो लोग कमेंट में आप देख लीजिएगा, नहीं होगा लोगों को आइडिया, क्योंकि हम जो सुनते हैं सिर्फ उस पर मगर हम रिसर्च नहीं करते। आई थिंक आपने रिसर्च भी की हुई कि इनके अल्टरनेट्स कौन से हैं। देखिए ये एक आपका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। वाकई रिसर्च जो है ना, एज अ नेशन हमने इस पे बहुत मेहनत करनी करते हैं ना रिसर्च। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का, अल्लाह का शुक्र है, एक स्टडी करते रहने का, बुक्स पढ़ना इंटरनेट पे। अब जैसे मतलब मेरे ख्याल में जिस वक्त मोरलेस फेसबुक स्टार्ट हुआ तो उसी वक्त फेसबुक पे मैं चढ़ गया था, जिस वक्त ट्विटर हुआ, जिस वक्त लिंक्डइन हुआ। आज सोशल मीडिया में खैर प्राइमरली मैं सिर्फ लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, मगर येस एज ए यूज़र टेक्नोलॉजी से मैं बहुत कनेक्टेड रहा हूँ। जो मैंने कहा ना कि वैसे टेक्नोलॉजी का नहीं जानता, तो स्कूल एज में, चाइल्डहुड में एक आध कोर्स जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करने की कोशिश करी। 2 4 6 8 दिन बाद ही, 10 12 दिन बाद ही छोड़ के आ गया कि मेरे बस की बात नहीं है, उसकी वो समझ नहीं आई। शायद C++ का मैं उस वक्त करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर बस उस अच्छा किया, देखें अब वो ऑटो पे चला गया। हाँ, उस एंगल से कनेक्टिविटी नहीं रही है। वैसे ये टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी के लोगों से बहुत अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा एक मेरा ताल्लुक़ रहा है। जो कराची की टेक्नोलॉजी स्पेस के लोग हैं, बहुत सारों से अच्छी बातचीत है, गपशप है, उठक बैठक होती रहती है, बैठकें लगती रहती हैं। कुछ सीनियर बड़े अच्छे लोगों से मेरा ताल्लुक़ रब्ता जुड़ गया है। अब बात हो रही है तो मैं यहाँ मेरे ख्याल मेरा मेंशन करना ज़रूर बनता है, क्योंकि उस शख्सियत का सिर्फ मुझ पे नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात में, मतलब मैं तो कहूँगा वो मोहसिन पाकिस्तान ही है। मोहम्मद अनवर खान साहब US बेस्ड हमारे बड़े एक सीनियर वेटरन हैं टेक्नोलॉजी के। पता नहीं कितने तो माशाल्लाह उनके नाम पे पैटेंट्स फाइल हुए हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने डेवलप करी। उनकी अपनी एक बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। प्राइमरली यूएस में होते हैं, पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जेन की लर्निंग बहुत बढ़े। जेन के डेवलपर्स या जेन के यूज़र्स जेन को यूज़ करके अपने मामलात को, अपने कारोबार को, अपनी डेवलपमेंट्स को चलाने वाली यूथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो, इसमें बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा कुदरती तौर पे उनसे इत्तफाक़ी मुलाकात के बाद जो है फिर बहुत अच्छा ताल्लुक़ जुड़ गया। तो वहाँ से फिर और बहुत सारे टेक्नोलॉजी लोगों के वाले लोगों के साथ उतना बैठना है, बस वहाँ से एक टर्निंग है। लेकिन बहुत अच्छा है आपका जो भी है। मतलब मैंने देखा कि आपका बुक्स का इन्फ्लुएंस है बट और आपका टेक्नोलॉजी के साथ इन्फ्लुएंस है। लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी। अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको तो अपडेट तो होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका मुझे आइडिया है कि मेरे ख्याल से आपने 2-4 घंटे डेली के रखे हैं कि आप अपने आप को सेल्फ अपडेट करते हैं। देखिए 2-4 घंटे रेगुलर अपडेट, यस, कोशिश ये होती है रेगुलर अपडेट रखें। और मैं तो कहूँगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं, और जिस हिसाब से अब दुनिया कनेक्टेड हो गई है, जिस हिसाब से दुनिया हम सब की ऑन आवर पाम्स, इन आवर पाम्स हमारी रीच में है, तो वो एक्सपोजर जो है बहुत सारे लोग वो एक्सपोजर ले रहे हैं और उस डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर अपने दाएं बाएं देखें तो एक्चुअली पॉजिटिव काम भी बहुत सारे हो रहे हैं। ओवरऑल हमारा यस अभी इकोसिस्टम इतना ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं बन पाया है। हमारे अपने रोज़मर्रा के इंडिविजुअल और सोसाइटल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मगर वो हर सोसाइटी के हैं।
बाहर की दुनिया में जाएंगे तो उनके अपने बेतहाशा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और बड़े अजीब व गरीब किस्म के, पेचीदा किस्म के, जो हमें दूर से दिख नहीं रहे होते। वो जो कहते हैं ना कि द ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर, द पास्चर ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो वो है, वो दूर के ढोल एट टाइम्स हमें सुहाने लग रहे होते हैं, मगर हर एक के अपने चैलेंजेस हैं। हम अगर ये कभी कभार शायद अप्रोच हमारी हो जाती है, हमें ये एहसास सॉर्ट ऑफ नहीं रहता कि रोज़मर्रा नए चैलेंजेस ने आना है। ये दुनिया की ज़िंदगी एक तरह से चैलेंजेस का ही नाम है। ये खुदा ने बड़ा क्लियरली कह दिया है। देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ा साफ फरमाया है कि मैंने अपने ऊपर रहमत को लाजिम किया। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, आपका मेरा जो ये इस वक्त डिस्कशन हो रहा है, मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं इस तरह से किसी माइक के सामने बैठा हुआ यूँ बात कर रहा हूँगा। अच्छा, मैं भी ऐड कर दूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा भी इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं क्यों एक ड्रीम वर्ल्ड के CEO को बुलाऊंगा और उससे बात करूँगा। तो मैंने भी इसमें इनपुट दिया कि मतलब मैं क्यों, मतलब ये कभी कभी चीज़ें मुझे लगता है शायद गॉड गिफ्टेड ही होती हैं, मतलब क्यों बैठे। तो अल्लाह ताला इस तरह से दे रहा होता है जी। हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के बेसिस पे जो हमें नेमतें मिल रही हैं, बेतहाशा मिल रही हैं, उनका शुक्र अदा करना और फिर उन नेमतों को संभाल के रखना, उन नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल करने को अपनी ज़िम्मेदारी समझना। अब वो ज़िम्मेदारी जो है वो आगे पूरी हो रही हो, ये एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इसको तो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में इस बात को समझते हैं माशाल्लाह। आई वुड से कि बहुत सारे लोग अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, करते रहना चाहिए। ये चीज़ है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी, अभी कितने स्टाफ है आपका, एक तो वो पॉइंट, और दूसरा उनको मोटिवेट कैसे रखते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको मोटिवेट रखना, क्योंकि वो इतने दूर, हम तो यहाँ चलें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं, कैमरे में देख लेते हैं, या फिर हमारे पास टास्क मैनेजमेंट शीट्स होती हैं, हम उसको टास्क देते हैं, उस बेस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली प्रोसीजर कि आप डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट एरिया भी, बल्कि एक तो एक मैं अपने वहाँ पे बुलाया था समंदर की साइड्स पे, वहाँ थे, फिर एक यहाँ बने हुए, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो फिर उनकी प्रोग्रेस को आप कैसे मेंटेन करते हैं, एंड देन उनको मोटिवेट करके रखना। प्लस देखिए, मोटिवेट करके रखना इंसान को, आपका भला करे। अगर जनरल टर्म्स में बात की जाए तो जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल काम करती है, जो थोड़ी बहुत जो भी अगर कुछ समझ है, तो उसके बेसिस पर अगर मैं कह सकता हूँ, तो इंसानी ताल्लुकात में सबसे पहली चीज़ या शुरुआत की जो चीज़ें हैं वो रिस्पेक्ट और एम्पैथी है। इज़्ज़त और एक दूसरे का एहसास करना, और एहसास करने और तरस खाने में बहुत फ़र्क है। तो इज़्ज़त एक दूसरे की करना, एहसास करना, ये एक बहुत अहम चीज़ है। अगर ये दो मामलात इंसानी ताल्लुकात में एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत कुछ तो शायद यहीं पे निमट जाता। तो इंसानों के साथ काम तो इंसानों ने आपस में करना है ना, कितनी भी मशीनरी आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए। स्टीम इंजन आया तो दुनिया को हुआ कि भाई अब तो बहुत सारे लोग बस रुल गए, ख़त्म हो गई उनकी जॉब्स। ट्रैक्टर आया तो वो ये हुआ, फ़ोन आया तो ये हुआ, हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे ये हुआ। आज AI वगैरह के दौर में, जेन AI के दौर में, एजेंट AI या जो भी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की यही सोच है कि जी अब क्या होगा आगे। तो एक फियर ऑफ अननोन तो होता है, मगर जितनी भी प्रोग्रेस हो जाए, अगर बेसिक ये दो एलिमेंट्स अगर हैं तो इंसान फिर मिलजुल के, वही कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, काम तो इंसानों ने आपस में एक साथ करना है। तो ये दो एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, फिर जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री का सवाल है या हमारी फील्ड का सवाल है, अल्लाह का शुक्र है, मतलब वही जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अबाउट 97-98 में मेंबर्स के लिए ड्रीम वर्ल्ड, अल्लाह का शुक्र, आज से कोई बहुत 25 साल पहले स्टार्ट हुआ। आज 25 साल बाद जो है ड्रीम वर्ल्ड का जो होटल ब्रांड है डेस्टिनेशंस के नाम से, जहाँ पे अभी चंद दिन पहले आपसे मुलाकात भी हुई थी, वो ऑलरेडी 8 अलग लोकेशंस पे ऑपरेट करता है। सो वी हैव आवर प्रॉपर्टीज़, ड्रीम वर्ल्ड और डेस्टिनेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं 9 डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है जो गुलशन मेमार के साथ है हाईवे पे।
फिर डेस्टिनेशंस के फ्लैग के अंडर जो है, जो हमारा पहली प्रॉपर्टी है, पहला होटल था, और इत्तेफाक से वो माशाल्लाह वो भी अपने एक अंदाज में एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह से ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है, इस तरह वो भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान का पहला बीच रिजॉर्ट या बीच एक्टिविटीज़, सी एक्टिविटीज़ की पहली एक फॉर्मल प्रॉपर्टी वो क्रिएट हुई, जो हमारा डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट मनोड़ा है। उसके बाद पेशावर, गिलगित, ठंडियानी, खपलू, मरी, बूरबन, कैंप लियो, हॉपर वैली, इन सारी जगहों पर आज हम ऑपरेट कर रहे हैं, और आगे और फर्दर हमारे कुछ एक्सपेंशंस प्लान्ड हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो तो है भी बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसमें तो ह्यूमन इंटरेक्शन बेतहाशा है और हर स्टेज पे, हर लेवल पे है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप अपना बता रहे थे, जब आपने माशाल्लाह अपना काम शुरू किया था ये ऑनलाइन वाला, आज से कई साल पहले, जब ऑनलाइन को लोग समझते भी नहीं थे, एक तरह से मतलब कम्प्लीटली अननोन था, तो आपने वो कहा था ना कि अनटचेबल चीज़ है वो। फिर वो सॉफ्टवेयर हुआ, एक्चुअली मतलब उस वक्त एक तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम तो सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, तो हमारी चीज़ें जो हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स या आउटपुट हैं, वो टच करने से बहुत ज़्यादा फील किए जा सकते हैं। तो इसमें तो ह्यूमन एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये है कि इसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। शायद हर एक के बस की नहीं होती, पर जिसको फिर इस इंडस्ट्री में मज़ा आ जाए, फिर वो कहीं और मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसकी अपने लर्निंग बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, नई नई चीज़ें रोज़ करने को मिल रही होती हैं। यहाँ पे हर कस्टमर की माशाल्लाह अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपना एक अंदाज़ है, अपना एक मिजाज है, आपने उसको सेटिस्फाई करना है, फैसिलिटेट करना है। उसमें एट टाइम्स कभी कभार कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ माइनसेस भी होते हैं, जो हर काम का हिस्सा है। टीम को मोटिवेट करना, रिस्पेक्ट हो, एम्पैथी हो, लाभ का भला करे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो, करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, ये चीज़ें हो रही हों, नई चीज़ें करने को मिल रही हों, नई पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हों, और फिर जारी बात है जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, नीड्स वगैरह हैं। सो इट ऑल कम्स एज अ पैकेज, एंड आई वुड से कि हमारी इंडस्ट्री में भी मोर लेस वही चीज़ है, वही ह्यूमन साइकी है जो हर इंडस्ट्री में। ह्यूमन साइकी तो हर जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके रोज़े हशर तक बेसिकली ह्यूमन साइकी तो वही बताए रहनी है। तो वो ह्यूमन साइकी, बेसिक ह्यूमन साइकी तो वो है। इस इंडस्ट्री में माशाल्लाह जो एक वो ह्यूमन टच वाली बात है, जिसमें एक वो सेंसिटिव रहना है कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। किसी मतलब इसी इंडस्ट्री के एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि भाई देयर इज़ ऑलवेज अ सिटी ऑपरेटिंग बिहाइंड अ होटल, एंड इट इज़ अ फैक्ट। यहाँ पे एक बेडरूम का या घर का जो मामलात होते हैं, हाउसकीपिंग, मतलब एक होटल रूम में के जो मामलात हैं, हाउसकीपिंग से लेके हर किस्म की क्लीनिंग, वॉशिंग एंड फूड प्रिपरेशन एंड ह्यूमन इंटरेक्शन सर्विसेज की, चेक इन चेकआउट पे। फिर हमारा तो माशाल्लाह क्योंकि रिजॉर्ट्स हैं हमारे टीज़ो, तो उधर पर और बहुत सारी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, उनको वो सारा फैसिलिटेट करना, उनका आना, उनका जाना, अराइवल, डिपार्चर, कॉन्सियर्ज की सर्विसेज बहुत बड़ी होती हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। तो यू नेम इट वी हैव इट वाला होता है इस इंडस्ट्री में। तो यस, उसमें उस सेंसिटिविटी को समझना, प्रॉम्प्टनेस होना, मतलब इस इंडस्ट्री के सर्टेन सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो विद इन जस्ट सम सेकेंड्स और अ कपल ऑफ मिनट्स, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेप्चुलाइजेशन, उसकी आइडिएशन, उसकी क्रिएशन, उसकी डिलीवरी, उसका यूजेज, उसका फीडबैक, सब विद इन अ फ्यू मिनट्स हो जाता है। चेक इन के लिए फ्रंट ऑफिस पे, रिसेप्शन पे कोई गेस्ट आया, कोई रूम गेस्ट जो कि एक वॉक इन गेस्ट है, जिसका पहले पता भी नहीं था कि भाई इसको रूम चाहिए होगा, एकदम से कोई वॉक इन करता है, कोई आता है, तो वो जो पूरा उसका रिक्वायरमेंट समझनी है, उसका फैसिलिटेट करना है, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स करना होता है। तो वो एक वो सर्विस जो है विच गेट्स क्रिएटेड सडनली विद इन अ फ्यू मिनट्स, उसको वो करना है। तो इसके ये मज़े हैं, जो ये चैलेंज है इसके यही मज़े हैं। तो और रियल टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है जी, और उसकी फिर नीड्स, अब माइट बी पॉसिबल वो अदर कंट्री से आया तो उसको उसके हिसाब से उसको सर्व भी करना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अपनी चीज़ को हिसाब से प्रेजेंट करना। आपकी इस बात से मुझे ख्याल आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है,
हमारा ये एक इंटरनेशनल गेस्ट ने बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू ट्रिप एडवाइजर पे या booking.com पे दिया था, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे दिया था मुझे ऑनलाइन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस प्लेटफॉर्म पे, मतलब बड़ा मज़ेदार, मतलब दोज गेस्ट वर वेरी हैप्पी विद देयर स्टे। 2-3 दिन के लिए शायद हमारे साथ रहे थे, इंटरनेशनल गेस्ट से, किसी और मुल्क से, किसी और नेशनलिटी की, किसी मतलब एंड नॉन मुस्लिम से, वो तो बहुत अच्छा इन्जॉय करके गए। साथ साथ उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में ये भी लिखा कि और विजिटर्स को या और ट्रैवलर्स को कि भाई मुस्लिम फ्रेंडली या मुस्लिम फैमिली, इस तरह का लिखा, मुस्लिम फैमिली रिजॉर्ट, लिकर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो वो पढ़ के बहुत खुशी हुई हम सबको एज ए टीम कि मतलब सारा उसने अच्छा रिव्यू दिया, उसके साथ साथ और ट्रैवलर्स को इन्फॉर्म किया कि भाई ये अलाउड नहीं है, इस चीज़ की बिल्कुल एहतियात करना, क्योंकि अलहमदुलिल्लाह वी हैव रिमेन्ड वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स सिंस डे वन। मतलब 2007 ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट तो 97 में स्टार्ट हो गया था, 2007 में हमारे शैलेस स्टार्ट हुए थे, उससे पहले नाइट स्टे हमारे यहाँ नहीं था, सारी दिन की एक्टिविटीज़ थी। 2007 में शैलेस स्टार्ट हुए थे, नाइट स्टे वगैरह वहाँ पे शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। तो जब शुरू हो रहा था 2007 में, तो एक ये बहुत सर्टन लोगों को कंसर्न था, क्योंकि होटल इंडस्ट्री सर्टन मामला में बड़ी बदनाम है, अल्लाह माफ़ करे। तो बट खुदा का शुक्र है, हमारा डे वन से वी वर वेरी वेरी पर्टिकुलर, वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट कि हम इंशाल्लाह ताला इस टाइप का माहौल ना क्रिएट करेंगे, ना होने देंगे, हमारा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। और फिर मतलब लिकर किसी भी सूरत, नो मैटर व्हाट, कितनी बड़ी से बड़ी रेजिस्ट्रेशन हो, कोई कस्टमर हो, कोई क्लाइंट हो, कोई भी हो, वी जस्ट सिंपली अल्हम्दुलिल्लाह डू नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट अनमैरिड कपल्स अनलेस दे कैन प्रूव कि वो कोई ब्लड रिलेशनशिप है, बहन भाइयाँ कुछ है, एक कमरे में नहीं रह सकते। तो इस टाइप के हमने जो एक हमारे कल्चर की, हमारे रिलीजन की, हमारी शरीयत की या हमारे निज़ाम की एक रिक्वायरमेंट है, खुदा का शुक्र है वो अल्लाह ताला ने उस पर इंस्पायर किया, उसके लिए फिर मौका और तौफीक भी दी, उसके लिए असबाब भी दिए, उसके लिए टीम को भी स्ट्रॉन्ग किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद वही 2007 की बिल्कुल शुरुआत की बात थी कि पहली दफ़ा जब इस तरह का एक चेक इन रिफ्यूज़ किया गया, कोई अनमैरिड कपल आया था चेक इन करने, तो पहली दफ़ा जब रिफ्यूज़ किया था हमारे शैलेस ऑपरेशंस ने, रिफ्यूज़ तो उन्होंने कर दिया और फिर थोड़ा घबरा गए कि अब जब मैं ये सवाल ही करना चाह रहा था कि आप अगर इस तरह के लोगों को आप रिफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ एक तो बदतमीज़ होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ स्पिरिचुअल दायरे में नहीं होते ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, फिर थोड़ी कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ पैसा भी ज़्यादा, कुछ पावर्स भी ज़्यादा होती है, जब भी तो वो आउट ऑफ द बॉक्स चल रहा होता है। तो फिर इस तरह के चैलेंजेस को कैसे हल कर रहे हैं? मैंने डायरेक्ट अल्फाज यूज़ नहीं किए क्योंकि वो पॉडकास्ट में नहीं यूज़ कर सकते, तो वो होते भी आउट ही हैं, तो फिर वो ऊपर से प्रेशर आना, उसको कैसे मैनेज किया फिर आपने? देखिए वही, जब पहली दफ़ा जब हमारी शैलेस ऑपरेशन टीम ने हमारे फ्रंट ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया, रिफ्यूज़ तब उन्होंने कर दिया क्योंकि उनको था कि नहीं हमने ये अलाउ नहीं करना, और फिर वो घबरा भी गए थोड़ा, क्योंकि पहली दफ़ा था कि हेड ऑफिस कैसे रिएक्ट करेगा, यार तुमने बिजनेस लॉस कर दिया। तो बस उसी वक्त देने देर अल्लाह का शुक्र उनको अप्रिसिएशन चली गई, बस वो दिन और आज का दिन है। फिर उन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस लूज नहीं किया, कभी पूछने की भी जहमत नहीं करी कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई भी आ जाए, दे रिफ्यूज़ द चेक इन एंड दे इन्फॉर्म, मतलब वो रिपोर्ट में बस डाल देते कि जी ये चेक इन होना था, हमने रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा, जहाँ तक आपने प्रेशर वाली बात करी, देखिए ये वाकई बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट अबाउट 18 ईयर्स, मैं आपसे बड़ा हम्बली ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ कि प्रेशर नहीं आता। जो बुराई है ना, जो ईविल है ना, वो उससे ज़्यादा खौफज़दा कोई नहीं होता, बज़ाहिर उससे ज़्यादा खौफज़दा कोई नहीं होता। एट ऑन द स्पॉट एट द टाइम तो बहुत कभी कभार कुछ लोग शोर मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ। मतलब अल्लाह माफ़ करे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन के कौन कौन लोग आए होंगे, किस किस बैकग्राउंड के लोग आए होंगे इस टाइप का चेक इन मांगने के लिए, और किस किस किस्म के थ्रेट्स किए। मगर वो थ्रेट वो अगले बस 5, 8, 10, 15 मिनट के थे, वहीं फ्रंट ऑफिस पे खड़े होकर झगड़ने वाले। वहाँ से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र आज तक तो कभी शायद किसी को रिएक्ट करने की इसलिए हिम्मत नहीं हुई, उसको मालूम है कि भाई मैं गलत, फिर उसका भी सारा उससे मामला खुलेगा कि क्यों चेक इन रिफ्यूज़ किया गया। वो बाहर जाके ये तो नहीं बताएगा ना कि भाई मुझे क्यों चेक इन रिफ्यूज़, वो तो कोई ना कोई अपने एक्सक्यूज़ बनाएगा, कोई ना कोई उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाएगा। मगर जब असल कहानी खुलेगी तो खुदा ना खास्ता मतलब फिर उसके साथ क्या माशरे में या जो भी है, घर में, फैमिली में जो भी है, वो होगा, द पर्सन नोज बेटर। तो
अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं। बस अल्लाह ताला मतलब वो ईमान पे कायम रखे आपको हमें, और वो यकीन रहे कि खुदा ने जब खुदा ने हुक्म दिया है, खुदा ने एक रास्ता बताया है, तो उस रास्ते पे चलने में खुदा की ही मदद आनी है। जब वो खुदा की मदद आनी है तो फिर डर खौफ किस बात का या परेशानी किस बात की। वक्ती तौर पे होता है, वक्ती तौर पे इंसान प्रेशर में आता है, शैतान बहकाता है, शैतान जो है थोड़ा हिम्मत को, दिल को हिलाता है। मगर कभी कभार वो दिल में भी आता है ना, यार करने तो दुनिया जो कर रही है, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, कभी इस तरह के ख्यालात भी आ जाते हैं दिल में। तो आपकी टीम ने कभी आपको नहीं बोला कि यार सर क्या है, बेचें, पैसे तो आ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव तो पैसे कमाना है? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है आज तक तो ऐसी कोई बात दिलो दिमाग में आई नहीं, और टीम ने भी नहीं कही। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि देखिए कल्चर चलता है टॉप से। टॉप पे अगर वो स्ट्रेंथ है, वही ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के जो फाउंडर हैं मेरे वालिद साहब, माशाल्लाह हमेशा से उनका ये आज भी है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। कल्चर टॉप से चलता है तो वो माहौल बन जाता है। अच्छा, सिर्फ मुसलमान नहीं, जनरली स्पीकिंग इब्ने आदम इंसान बुराई से बचना चाहता है, किसी बैकग्राउंड का हो, कहीं का भी हो, किसी भी कल्चर से हो, हर कोई सुकून से इज्जत से रहना चाहता है। तो जब वो कल्चर मिलता है ना सुकून से इज्जत से रहने का, अच्छाई करने का, तो वो इंसान खुद अडॉप्ट करता है। खुदा ना खास्ता बुराई का माहौल है तो बहुत सारे लोग, अल्लाह माफ़ करे, किसी प्रेशर में आके या अपनी जेब के प्रेशर में आके, अपनी रोज़ी रोटी के किसी भी प्रेशर में आके फिर मजबूर होके बुराई अडॉप्ट करते हैं। और अक्सर बेशतर बुराई जो है ना, ज़्यादातर लोग मजबूर होकर अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा ही लोग खुशी खुशी अडॉप्ट करते हैं जब वो चीज़ मिलती है। तो ये है जी, कल्चर का सारा मामला है। कल्चर अच्छा अल्लाह ताला ने बेहतरीन डे वन से बनवा दिया, वो ये उसका अजीम एहसान है हम पे कि वही बात है, रातों की नींद फिर हमारी भी सुकून की है। वरना इंसान उल्टी सीधी हरकतें करे तो फिर वो घर में भी सुकून नहीं बचता, खुदा नास्ता। तो वो बड़ी अजीम नेमत, वो सुकून जो है ना, ये बड़ी अजीम नेमत है। अभी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली आप एक्सटेंशन इसके अंदर मजीद लाना चाह रहे हैं? क्या फ्यूचर प्लान्स एग्जैक्टली क्या है नेक्स्ट 5 years to 10 years? सर बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्सपेंशन तो डेफिनेटली है। ये इंडस्ट्री माशाल्लाह है ही इसी चीज़ की कि रोज़ नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो रहे हों, और वक्त के साथ मतलब वही बात है, आज से 5, 8, 10 साल पहले, 15 साल पहले इंटरनेट के साथ या डिजिटल के साथ इतनी इंटीग्रेशन हम सोच भी नहीं सकते थे। अब तो खैर निएंटिक के नाम से जो एक कंपनी है जिसने पोकेमॉन गो जिसने गेम क्रिएट किया था, अब तो खैर उसको टेक ओवर कर लिया गया। सऊदी की कोई कंपनी है, सऊदी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। आई एम नॉट टू श्योर, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा किसने किया। हमने एक वक्त में डायरेक्ट निएंटिक को भी कांटेक्ट किया, मतलब मैं एक्सपेंशंस की बात कर रहा हूँ। क्यों हमने कांटेक्ट किया? अच्छा, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिया। एट दैट टाइम दे वर वेरी बिजी इन डोनेशन इन इंडिया, तो उनका कि पाकिस्तान में अभी हम काम करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमने फॉर एग्जांपल अब इस डायरेक्शन में काम स्लोली ग्रेजुअली शुरू कर दिया है कि हम अपनी फिजिकल ऑन ग्राउंड ऑफलाइन फैसिलिटीज़ को ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ भी कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। मतलब आज सर्टेन जो हमारी करंट फैसिलिटीज़ हैं, करंट एक्टिविटीज़ हैं, अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑफलाइन है, सारी ऑन ग्राउंड है, फिजिकल है। वो एज इट इज़ रहेंगी, वो कंटिन्यू उसी तरह करेंगी। आज वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, उस कंप्लीट एक्सपीरियंस को एक तरह से अब हम डबल करेंगे। ऑनलाइन भी लेके जाना चाहते हैं। पहले आपने ऑफलाइन कर लिया, अब उसी चीज को आप कंटिन्यू करिए ऑनलाइन। इट्स लाइक अ वर्चुअल टूर आप कहना चाहते हैं? वर्चुअल टूर नहीं, वर्चुअल टूर तो चल ठीक है, आपने पैसिवली कर लिया ना। वर्चुअल एक्टिविटी कह रहा हूँ जो एक्टिवली होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ गो कार्ट्स है, गो कार्ट्स का एक्सपीरियंस है। गो कार्ट्स का एक्सपीरियंस हम लोग पिछले 25 साल से चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है, वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अब गो कार्ट्स को, इस एक्सपीरियंस को वन वे और दी अदर डिजिटली ऑनलाइन को कनेक्ट कर देंगे हम इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब उसी का एक एडिशनल गेम या एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस आप ऑनलाइन जाके भी करें, वहाँ पे भी आपकी स्कोरिंग हो रही है, कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो in this day and age it is not too complicated, it is not too difficult, it is capital intensive, it is investment intensive और वक्त के साथ होती है। मगर इस टाइप की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, तो देखें जहाँ तक एक्सपेंशन का सवाल है, वो तो वैसे ही इस इंडस्ट्री में हर वक्त की ज़रूरत होती, करते रहना चाहिए, हम हमेशा करते रहे, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला।
पिछले कुछ 3-4-5 सालों में सिंस कोविड जो है कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत स्लो डाउन, ओवरऑल कोविड, इकोनॉमिक कंडीशंस, वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत हमारा पेस उस मामले स्लो हुआ है, रुका नहीं है, आज भी चल रही हैं। एंड फिर प्लस हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में वी आर, वो जो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट वालों की ज़बान में, बुलिश, वी आर वेरी बुलिश। ये तो डेफिनेटली प्रोग्रेस करना ही करना है, इंशाल्लाह डेफिनेटली प्रोग्रेस करना है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारी अपनी, अगर हम पॉपुलेशन देख लें 250 मिलियन की 25 करोड़ के बाद, ही कोई छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। उसमें ज़्यादातर यूथ है जिसने अभी ये रिक्वायरमेंट्स अपनी जनरेट करनी है। जैसे जैसे यू नो प्रोफेशनलाइज में आएंगे, इनकम्स होंगी, सब चीज़ होंगी, हर एक को ये रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर करंटली अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली जो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रैवल हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया है, फिर वीज़ा प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, तो डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ रही है। जो इंडिविजुअल फैमिली ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला 2025 में फर्दर और रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे। पिछले सालों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोमेस्टिक टूरिज्म हुई है, इस साल और भी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जैसे जैसे इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए मामलात हालात बेहतर होते रहे, तो अभी तो पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों ने एक्सप्लोर नहीं किया। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान राइट अप टिल द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या ईस्टवर्ड से वेस्टवर्ड आप चले जाएँ, मालूम है हर 50 नहीं तो मैक्सिमम हर 100 किलोमीटर पे हमारा खाना चेंज हो जाता है, हमारी कुजीन चेंज हो जाती है। इतनी बेतहाशा वैरायटी है, जो हम पाकिस्तानी ने भी एक्सप्लोर नहीं करी तो दुनिया तो छोड़ दें। मतलब हमारा कुजीन, आई स्ट्रांगली बिलीव के वन ऑफ द रिचेस्ट है। हमारे यहाँ जो इतने सारे एथनिसिटीज़, इतने सारे बैकग्राउंड के लोग, इतनी सारी ज़बानों के लोग जो पाकिस्तान में हम साथ मिलके रह रहे हैं, ये हमारे कल्चर का, हमारी पहचान का हिस्सा है, ये हमेशा रहना है। ये जो हम सब की अपनी अपनी सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस है, अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, ये रहना है, और इस सब ने ब्लेंड होके एक पाकिस्तानी नेशन के तौर पर ऊपर आना है। जिस दिन हम वाकई पाकिस्तानी बन गए, एक नेशन बन गए, एक एंटिटी बन गए, तो और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो अभी तो हमने इसको बहुत लाना है, तो डेवलपमेंट तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। फिर प्लस पिछले कुछ सालों में अबाउट हाफ अ डेकेड टू डेकेड एक और बहुत सी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री में, कि ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे हमारा डेस्टिनेशंस का एक ब्रांड है, इस तरह और भी माशाल्लाह ब्रांड्स, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जो ये ब्रांड्स आ रहे हैं ना, ब्रांड्स की अपनी एक पहचान, अपनी एक एसेंस, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ब्रांड अपनी हर चीज़ को संभाल के रखने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 2023 में, नवंबर 2023 में मेरा विज़िट हुआ था एक इवेंट के लिए यूएसए में, सिलिकॉन वैली में, सेंटा क्लारा में। हमारे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स इन नॉर्थ अमेरिका। इनफैक्ट आपके जो पीसैप के करंट सीईओ या चेयरमैन, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा, आई थिंक हाँ, द पीसैप सीईओ अबू बकर साहब, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ओपन ग्लोबल। इनफैक्ट वही हमारी पाकिस्तानी, मतलब वी शुड रियली अप्रिशिएट देम। जैसे वही थोड़ी देर पहले मैं अनवर खान साहब की बात कर रहा था, या अबू बकर साहब हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। ये लोग वापस पाकिस्तान आके अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ के पाकिस्तान बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब जब से अबू बकर साहब ने पीसैप ज्वाइन किया है, तो बहुत और प्रोग्रेस हो रही है माशाल्लाह वहाँ पे। तो खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ओपन ग्लोबल का एक बड़ा बहुत ही हाईली एक्टिव आर्म है ओपन सिलिकॉन वैली। तो उनका एक इवेंट था, सारी वहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके लिए एनुअल इवेंट होता है। उसमें उन्होंने प्राइमरी तो टेक्नोलॉजी, ज़्यादातर वो लोग टेक्नोलॉजी के लोग हैं, मगर पाकिस्तानी टूरिज्म को बड़ा उन्होंने उस वक्त जो 2023 के अपने इवेंट में फोर फ्रंट पे रखा हुआ था। तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया हुआ था, कुछ और हमारे यही पाकिस्तान टूरिज्म के कुछ ऑपरेटर्स को, 2-3 को और इनवाइट किया हुआ था। कुछ पैनल डिस्कशन वगैरह इस टाइप की चीज़ें थी, कुछ एक्टिविटीज़ थी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ये अपना कंसर्न रेज़ किया कि पाकिस्तान में टूरिज़्म का थोड़ा सा एक मसला ये है कि जहाँ पे भी टूरिज़्म जाती है वहाँ पे गंदगी बहुत हो जाती है, कचरा वचरा ये सब चीज़ें, मसाइल बहुत हो जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी बात कही थी, और हम ब्रांड्स को देखा जा सकता है, हम उस पर वी स्टैंडिंग ऑन दैट, हमने उसको प्रूव भी किया है।
मैंने वहाँ पे कहा था कि देखिए हम ट्रेडमार्क्स नहीं, हम ब्रांड्स हैं, वी आर हेयर टू स्टे, हम ट्रेडर्स नहीं, हम कुछ अरसे के लिए नहीं आए, वी आर हेयर टू स्टे इंशाल्लाह। तो चाहे वो हाउस कीपिंग हो, चाहे वो कोई और फूड एंड बेवरेज के स्टैंडर्ड्स हों, कोई और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हों, एंड नॉट जस्ट विद इन आवर प्रॉपर्टी बट इन द विसिनिटी ऑल्सो, वहाँ की सफाई सुथराई हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी। आप लोग सही कह रहे हैं कि कचरा हो जाता है, मतलब सैफुल मुलूक लोग कहते हैं कि देखो ख़राब हो गई, तबाह हो गई है, ऐसी की तैसी कर दी है, बहुत वहाँ पे कचरा है, गंदगी होती है। जिस दिन इंशाल्लाह वहाँ ब्रांड्स जाके ऑपरेट करेंगे वो उस इलाके का खुद ख्याल रखेंगे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन उस पर डिपेंड करती है। वो नहीं करेंगे तो उन्हीं की रेपुटेशन ख़राब होनी, उनका बिजनेस ख़राब होना, उनका ब्रांड ख़राब होना, क्योंकि यहाँ पे किसी का ब्रांड नहीं है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यस, अब जो ये ब्रांड्स आ रहे हैं इसका बहुत फायदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे जो डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट मनोड़ा का जिक्र कर रहा था, अब हमारे समंदर में, हमारे शोर्स पे हम खुद इतना कचरा डंप करते हैं, फिर समंदर का अपना एक सर्टन कचरा होता है, वीड्स वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब डेली समंदर हमारे बीच पे आके कचरा फेंक के जाता है अपना, हमारी टीम उसको साफ करती है, वी कीप इट क्लीन। हमारा जो बीच फ्रंट है, जो प्राइवेट बीच है हमारे डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट का, उसका बीच फ्रंट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसको डेली बेसिस पे दिन में 3 दफ़ा भी करना तो हम करते हैं, क्योंकि वो हमारा ब्रांड उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो जगह गंदी होगी, ख़राब होगी, तो हमारा ही काम ख़राब होगा। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जो टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में हो रही है। तो हम तो बहुत पॉजिटिव हैं जी। हम ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में भी इंशाल्लाह ताला नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। ये तो हमेशा के लिए, हमेशा का काम है, ये तो हमेशा होता रहेगा। मोनोटनी नहीं आ सकती इस इंडस्ट्री में, इस काम में। फिर प्लस और जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही है हमारे ब्रांड की, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, डेस्टिनेशन ऑलरेडी पाकिस्तान के 8 डिफरेंट लोकेशंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, फ्यूचर के और प्लान्स हैं इंशाल्लाह। तो यस, we'll continue developing इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह। इसके अंदर एक और चीज़ है जो थोड़ा सा करता है कि इसकी मेंबरशिप का एक कॉन्सेप्ट है कि मेंबरशिप होगी तो आएंगे। क्या दिस इज इम्पोर्टेंट कि विदाउट मेंबरशिप हम नहीं उसमें एंटर हो सकते ड्रीम वर्ल्ड के अंदर? देखिए, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट जो है वो तो मेंबरशिप बेस्ड है। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, और हमारे कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं। तो कराची, स्पेशली कराची के जो रेजिडेंट्स हैं, जो नॉन मेंबर्स हैं, तो यस, माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमको बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते कि विदाउट मेंबरशिप वो आएँ। हाँ, किसी मेंबर के थ्रू आ रहे हैं या हमारे किसी कॉर्पोरेट मेंबर के थ्रू आ रहे हैं। कॉर्पोरेट मेंबर्स के हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस हो रही होती हैं, जिसमें कॉर्पोरेट रिट्रीट्स हैं, जिसमें डे आउट्स हैं, जिसमें उनके अपने मल्टीपल नाइट्स की, मल्टीपल डेज़ की कॉन्फ्रेंसेज या इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। उसमें अपने वो गेस्ट लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, बजट मीटिंग्स, डे आउट्स, नाइट आउट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उसमें आ रहे होते हैं। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के अपने जो शैलेज हैं उसमें अप कंट्री विजिटर्स जो हमारे, हम उनके लिए हमारे पैकेजेस हैं। ये बात, इसके पीछे थॉट क्या थी कि हम मेंबर्स को अलाउ करेंगे विदाउट मेंबर? कोई प्रोसेस थिंकिंग थी क्या उसके पीछे? अगर हम कहते हैं कि साइंस समझने की अगर कोशिश करें तो क्या थी? मतलब अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन तो कोई भी आया, हमें तो पैसे कमाने, तो वो बिल्कुल सही कहना है। असल में वो ये थोड़ा सा एक अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक ही काम के बहुत सारे करने के तरीके होते हैं। देखिए, जिस वक्त ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट शुरू हुआ था, जो हमारा आर्टिफिशियल सी है, एक तो वैसे एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, यूनिक रिजॉर्ट है, यूनिक प्रॉपर्टी है। जो हमारा आर्टिफिशियल सी है वो अल्हम्दुलिल्लाह यूके से हमारा प्लांट इंपोर्ट हुआ हुआ है। जो हमारे वाटर स्लाइड्स हैं वो यूरोपियन हैं। जो हमारी गो कार्ट्स इस वक्त वो यूएस मेड थी, सारी की सारी, मतलब बहुत हाई एंड हमने डे 1 से चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई। तो अब उसकी फिर थोड़ा ऑपरेशंस, उसकी मेंटेनेंस, उसकी वो सारी चीज़ें भी फिर थोड़ा सा एक अटेंशन मांगती हैं। और उस वक्त तो बिल्कुल ही है कि ये यूनिक चीज़ थी जिसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, पास्ट हिस्ट्री नहीं थी। देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ, वो जो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इस चीज़ का एग्जिस्ट ही नहीं करता था किसी भी अंदाज में। तो उसको बहुत एक थोड़ा बिजनेस वाइज भी सिक्योर करके, वेल प्लान करके वो रखना था। तो उसमें यूं समझ लीजिए कि अब अल्लाह आपका भला करे,
क्या मैंने एक मुनासिब मेंटेन करने के लिए कहना आप टू कीप इट सिंपल, रिकरिंग कॉस्ट टू मेंटेन द सर्विसेज। हाँ, ये क्या आप अगर कभी भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी रिकरिंग कॉस्ट सही है और वो आपकी मेंटेन नहीं है तो फिर वो ग्रोथ नहीं है। यस, ये बुनियादी वजह थी। तो वो एक थोड़ा सा उस हिसाब से वो रखना जरूरी था एंड इट हैज पेड ऑफ रियली वेल। अच्छा, जो डेस्टिनेशन होटल्स हैं, जो हमारा होटल ब्रांड है, दैट्स अ होटल ब्रांड, दोज आर होटल्स। उधर डेस्टिनेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आज भी और हमेशा इंशाल्लाह ड्रीम वर्ल्ड के मेंबर्स को हमेशा एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है और हमेशा मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। वो प्रिविलेज तो हमारा वो कमिटेड है। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट डेस्टिनेशन की प्रॉपर्टी कहीं भी क्रिएट नहीं करता अगर उसमें ड्रीम वर्ल्ड के मेंबर्स को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। वो तुम्हारी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट कह लें या एक गिफ्ट कह लें, कमिटमेंट तो नहीं, गिफ्ट कह लें, एक ऑफरिंग कह लें हमारे मेंबर्स के लिए। अदरवाइज बेसिकली वो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स जो हैं वो जैसे दुनिया भर में फिर वो होते हैं, उधर जो है कोई भी वॉक इन करके चेक इन कर सकता है, प्रोवाइडेड के सर्टेन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रोसीजर्स हैं वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ है, उस वक्त के हिसाब से वो एक वो कॉन्सेप्ट ज़रूरी था शायद चीज़ को संभाल के रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए, उसको ऑपरेशनली कंड्यूसिव और फीजिबल रखने के लिए। फिर वक्त के साथ जैसे जैसे ग्रो करते रहे, जैसे चीज़ की समझ आती रही, ओवरऑल पॉपुलेशन एंड वो सारी चीज़ें ग्रो करती रही, इकॉनमी बेहतर होती चली गई। तो अब ये इस कॉन्सेप्ट पे भी अब हम काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। अगर हम देखें एज अ CEO, एज अ सक्सेसफुल लोग, तो आप जैसे अगर हमारी बात करेंगे एज अ बिजनेसमैन, वो कहता है कि यार एक रिजॉर्ट होना चाहिए, मेरा फार्म हाउस होना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर। तो मैं कहता हूँ फिर आपकी सक्सेस क्या है? एज अ बिजनेसमैन क्या कहता है मेरा एक घर होगा, मेरा एक रिजॉर्ट होगा, या मेरा एक अपनी जगह होगी जिस पे मैं, या मेरा एक फार्म हाउस होगा जिस पे जाके मैं रेस्ट करूँगा। ये दिस इज़ अ थिंक लेवल मैक्सिमम एक बिजनेसमैन का ये होता है, या फिर वो एक बड़ी कंपनी खोल लेगा। बट यू आर ऑलरेडी देयर, आप वहाँ मौजूद है जो लोगों को भी सर्व कर रहे हैं। एक समझते रिजॉर्ट है, फार्म हाउस तो एक डिफरेंट उसमें आ जाता है। तो उसके बाद कहता हूँ कि आपने अपना सक्सेस लेवल कहाँ सेट किया हुआ है? यू गॉट माई पॉइंट या नहीं? मैं एक डिफरेंस लाना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन के डिफरेंस में जो एक वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगर वर्किंग करते तो या तो अगर कोई जॉब कर रहेगा तो फैमिली सिक्योर करने के लिए कर रहा होगा। जो बिजनेसमैन होगा वो बोलेगा मुझे बिजनेस बड़ा करना है, मुझे अपना एक फार्म हाउस होता है जहाँ मैं रिलैक्स कर सकूँ या मैं फिशिंग पे जा सकूँ। बट यू हैव ऑलरेडी, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं आज की डेट पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। क्या लोग इसके लिए एफर्ट करते हैं? आप समझे मेरा पॉइंट? तो व्हाट एग्जैक्टली द ड्रीम वर्ल्ड एज अ कंपनी, एज अ CEO इरफान भाई, वो आगे क्या उनकी सक्सेस, क्या दिस इज़ माई सक्सेस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स में, अब हम ये सक्सेस लेवल हमें चाहिए। आप एज अ कंपनी बात कर रहे हैं? मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि शायद वो पर्सनल लेवल पे तो नहीं कर सकते आप, कंपनी लेवल पे आई थिंक जाएगा, या दोनों कर सकते हैं। देखिए, एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो अगर सक्सेस की बात की जाए तो देखिए, परहैप्स सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज नॉट अ सर्टेन पॉइंट, सक्सेस इज अ जर्नी। सक्सेस या वो रास्ता या वो जर्नी, जो वो सफ़र जो है वो तो आखिरी सांस तक चल रहा है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस ये है कि जो ये बिज़नेस क्रिएट हुआ है, ये बिज़नेस मॉडल क्रिएट हुआ है, प्रोडक्ट की सर्विसेज क्रिएट हुई हैं, ये सही स्टैंडर्ड पे, सही क्वालिटी लेवल पे कंटिन्यूटी इसकी चलती रहे। इसकी जो रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये इंडस्ट्री वो है कि इसमें कंटिन्यूअल डेवलपमेंट ज़रूरी है, मोनोटनी नहीं आ सकती। एक्सपीरियंस जो इन्हांस हर वक्त होता रहना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी में या टूरिज्म में या अम्यूज़मेंट में कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कितनी दफ़ा कर लेगा, नई चीज़ हमेशा चाहिए होती है। तो क्रिएटिविटी या वो कंटिन्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एंड सर्विसेज ये चलती रहे। फिर अब जैसे वही अगर मैं हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, तो अब जैसे हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह ताला ने ये डेस्टिनेशन होटल्स का भी ब्रांड अता फरमा दिया है। तो इसके जो गोल्स हैं, इसकी प्रोग्रेस, इसकी डेवलपमेंट के ये पाकिस्तानी ब्रांड जो है बहुत अच्छे अंदाज में थ्रू आउट द कंट्री डेवलप और फिर इंटरनेशनल भी जाए, ये हमारा विजन है। तो सक्सेस वो जर्नी है, वो सफ़र, और उस जर्नी में जो साथ में कंपेनियंस हैं, जो कंपनी है, जो लोग साथ हैं, वो एक अच्छे अंदाज में एज ए टीम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हों,
सक्सेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी शायद ये है, और एज एन इंडिविजुअल भी शायद ये है। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अल्लाह ताला रोज़ नवाज रहा है हम सबको किसी न किसी तरह नवाज रहा है उन चीज़। और फिर जो इस दुनियावी ज़िंदगी के मामलात हैं, रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ आनी है, कोई ना कोई चैलेंज आना है, वो उन चीज़ों को कैसे इंसान एग्जीक्यूट कर रहा है, किस तरीके से आप ये लेके चल रहे हैं कि इस दुनिया में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें, एट द एंड ऑफ द डे आप सुकून से हों कि हाँ यार आज दिन भर में कुछ ना कुछ अच्छे काम किए, या कुछ ना कोई सही काम किया, किसी बुराई से बच गए, या चलो अगर मतलब और गलतियाँ भी हो रही होती हैं उस पर एट द एंड ऑफ द डे इस्तग़फ़ार भी कर लिया। और इस ज़िंदगी का, दुनिया का जो असल मकसद है कि इसके थ्रू असल तो रोज़े हशर की तैयारी करनी है ना, तो वो अगर सही अंदाज में इंसान का काम चल रहा है, उस तरफ ध्यान है, इस बात का एहसास है कि एक वो पर्टिकुलर दिन है जिस पे अल्लाह ताला के सामने जाके खड़ा होना है। वैसे तो जज़ा सज़ा इस दुनिया में भी चली रही है हर वक्त, अल्लाह ताला हर वक्त सॉर्ट ऑफ वो फीडबैक, कुदरत का तरीका फीडबैक मिल रहा है। अब तो बहुत फास्ट है, पहले होता था कि 3 साल बाद 5 साल तक रियल टाइम मिल रहा है फीडबैक, वो भी मिल रहा होता है। तो उस चीज़ का एहसास और उसके लिए इंसान काम करता रहा। आई थिंक बज़ाहिर मेरी नज़र में तो सक्सेस की शायद ये डिस्क्रिप्शन होगी। नहीं बिल्कुल ठीक है। कभी ज़िंदगी में कोई मेंटोरशिप या किसी ऐसा मेंटोर का कोई मैसेज याद हो जो हमें आप डिलीवर करना चाहेंगे, दिस इज़ द मैसेज इन माई माइंड, कि ये मुझे बस अपनी ज़िंदगी में याद है आज भी और उसको मैं बार बार याद करता हूँ, चाहता हूँ कि लोगों को पता हो, कोई एक ऐसा मैसेज? देखिए, मेंटोरशिप की जहाँ तक बात है, वैसे सच्ची बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िंदा दुनिया में मेरे लिए मेरे सबसे बड़े मेंटोर तो मेरे अपने वालिद हैं। जो कुछ भी सीखा है वालिदैन से सीखा है, वालिद साहब ने हर कदम पे हर चीज़ में गाइड किया, आज तक कर रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र। आज भी मतलब वालिदैन का तो प्रैक्टिकली ये मामला है कि उनकी कभी बार एक छोटी सी कई भी बात जो है सारी ज़िंदगी के लिए याद भी रहती है, सबक भी हो जाती है, मदद भी करती है। उनका कोई भी छोटे से छोटा एक्शन जो है सारी ज़िंदगी के लिए एहसास हो जाता है। और किसी भी एज में, आज अगर हम अपने बारे में कहें तो शायद हमने भी बहुत कुछ तजर्बे कर लिए, बड़ी ज़िंदगी गुजार ली, बहुत कुछ कर लिया, बट इवन एट दिस एज कभी कभार वालिदैन का, वालिद साहब का कोई छोटा सा एक्शन भी जो है ना वो एहसास दिलाता है कि हाँ यार ये तो कभी मतलब ये भी सीखना है या समझना है या इस बात का ख्याल रखना है। तो ये है। बाकी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए टीचर्स के, मेंटोर्स के, सीनियर्स के, जो उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट किया। कॉलेज में मेरे एक अकाउंट्स के टीचर होते थे, वकार साहब, कुछ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा शफीक, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा हम्बल, हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज में ट्रीट करना, उनको समझाना। हम कॉलेज में अपनी जो भी उस वक्त की एज की होती हैं एक्टिविटीज़, हरकतें वो करते थे, तो जिस तरीके से वो उन्होंने एक वक्त में आके समझाया था, तो इट हैज़ ऑलवेज़ रिमेन्ड विद मी, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। उस वक्त बहुत कुछ एहसास हुआ। फिर कॉलेज के थ्रू ही पहली दफ़ा इंटर्नशिप जब करी थी, उस वक्त स्मिथ लाइन बीचम होती थी, आज तो ग्लेक्सो स्मिथ लाइन में, उनके मर्जर्स के बाद स्मिथ लाइन बीचम में मेरी जो प्रोडक्ट मैनेजर थी जिनके साथ मैं काम कर रहा था, आज वो GSK की माशाल्लाह MD हैं, मिस इरम शाकिर रहीम। तो समझिए पहली दफ़ा प्रोफेशनली कुछ काम किया था, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई मुझसे, मैंने जाकर रिपोर्ट सबमिट कर दी। वो एक्चुअली उसको पढ़ के डिस्कस करने लगी, समझने लगी। तो एक होता है ना कल्चरल शॉक वाली चीज़, क्योंकि उससे पहले भी अनगिनत रिपोर्ट्स कॉलेज में सबमिट करी थी, स्कूल में सबमिट करी थी, टीचर्स देखते थे, उस पर स्कोरिंग करते थे, मगर वो साइड पे रख दी जाती थी। उस वक्त देन एंड देयर देख के कोई एक्टिवली डिस्कस नहीं कर रहा होता था। तो मतलब उस वक्त एकदम से झटका लगा, यार ये तो सीरियस ले रही है इसको। तो फिर और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ याद रह जाती हैं। मैं अपने मास्टर्स के लिए बाहर पढ़ रहा था, वहाँ कुछ ऐसी मेरी इंटरेक्शंस कुछ लोगों के साथ हुई जो एक चेंज लाए सोच में। फिर जैसे मैं थोड़ी देर पहले मोहम्मद अनवर खान साहब का जिक्र कर रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, मेरे लिए मेंटोर हैं वो। तो उनसे मतलब ये
आई कंसिडर इट माई वेरी गुड फॉर्चून, अल्लाह का एहसान है कि जब भी वो यहाँ पाकिस्तान आए होते तो उनका मेरा कम से कम भी एक से ज़्यादा ही 1-on-1 सेशंस होते हैं डिस्कशंस के, घंटे 1.5 घंटे के साथ हम लोग बैठे होते हैं, जिसमें उनसे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होता है। कभी कोई चैलेंजेस आए हुए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उनसे डिस्कस कर ली। तो यस, ये तो ज़िंदगी में ज़रूरी भी होता है, कहीं ना कहीं से मेंटरशिप लेना, कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेना, मशवरे करना बहुत ज़रूरी है। तो यस, बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं माशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई, बुक्स का आपने मुझे बताया था अभी बीच में कि बुक्स आप पढ़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड करें जिससे मैं सेल्फ इम्प्रूव कर सकूं और उस मुल्क के लिए कोई काम कर सकूं, या कोई भी ऐसी बुक जो आपको लगे कि यार इंसान को ये तो एक दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए। या मैं गोरे की बुक की बात कर रहा हूँ, कुरान तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं यार कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने कहा वो हम पे फ़र्ज़ है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, मगर वो भी समझ के पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ पढ़ना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला खालिक हमें कह क्या रहा है, हमें बता क्या रहा है, वो हमने खुद पढ़ना है, खुद समझना है। और ये हम सब पे फ़र्ज़ है कि बस जाके मस्जिद में सुन लिया वो काफ़ी नहीं है। जहाँ तक देखें गोरे की या कोई और मतलब कोई दुनियावी किताब की बात है, वो किताबें अल्लाह का शुक्र बहुत पढ़ी हैं, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की या इस टाइप की, मतलब नॉन फिक्शन में बहुत पढ़ता हूँ, ज़्यादातर नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ। आजकल ज़रा अच्छा खासा गैप आया हुआ है, शायद वो बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे पॉडकास्ट या वीडियोस के थ्रू मिल जाती हैं, या जो भी है गैप आया हुआ है, समराइज हो जाती है ना, तो बंदा कहता है इतना टाइम, क्योंकि मैं भी समराइज कर लेता हूँ आजकल। नहीं, पर पढ़ने का अलग मज़ा है, रीडिंग का अलग मज़ा, उससे लर्निंग भी बहुत होती है। तो बुक्स तो बहुत सारी हैं। मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली थोड़ी कमज़ोरी है कि थोड़ा नाम वाम याद रखना इन चीज़ों में मुझे याद नहीं रहता। बट ये आई वुड से कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ज़रूर पढ़ें। मतलब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी किताबें पढ़ी हैं, साइकोलॉजी पे भी पढ़ी हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी पे, बिजनेस पे, एजुकेशन पे, बहुत सारे वेरिड सब्जेक्ट्स पे, हिस्ट्री पे बहुत पढ़ी हैं। मतलब मैंने तो एक किताब लीडरशिप लेसन्स था या क्या था, शायद इस तरह का नाम था, लीडरशिप लेसन्स ऑफ चंगेज़ खान, उसमें भी पढ़ी है। लोगों को सुन के होगा भाई चंगेज़ खान से सीख रहा है भाई, किस किस्म का आदमी है, मगर बिल्कुल उस पर भी एक किताब ऐसी लिखी हुई है। तो खैर हाँ, आपने किताब का वैसे कहा तो अब एक जो जहन में आ रही वो ज़रूर मैं फिर जिक्र करूँ। लेस्ली हेज़ल्टन अब तो खैर फौत हो गई है, उसकी लिखी हुई किताब है द फर्स्ट मुस्लिम। एक नॉन मुस्लिम औरत थी वो, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे किताब लिखी। तो वो मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मतलब उस पर्टिकुलर किताब अभी याद भी आ रही है और तो उसका मैं ज़रूर जिक्र करूं। वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी मेरे लिए। मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ हुआ होगा, मगर मेरे साथ ये ज़रूर हुआ कि उससे पहले जो भी स्कूल कॉलेज में इस्लामियात में या दीनियात में इन चीज़ों में पढ़ा, या जो और सीरतुन नबी पे किताबें पढ़ी थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिजरत का जो वाक़या है, वो शायद हमारे जहनों में तो इस तरह है कि अल्लाह के उनसे 2 अफराद मक्के से निकले, पीछे कुफार फॉलो कर रहे थे, रास्ते में गार में पनाह ली, मकड़ी ने जाला बुना, कबूतरी ने अंडे दिए, कुफार बेवकूफ़ बने और चले गए। एक जैसे फेरी टेल होती है ना, शायद उस तरह, या एटलीस्ट मुझे, मतलब कभी मैंने उस बारे में इतना सोचा भी नहीं था, और एक उस तरीके से हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा था। इस नॉन मुस्लिम औरत की किताब में जिस तरीके से सीरत नबी का जिक्र है, इट वाज इनक्रेडिबली इंस्पायरिंग। वो पढ़ के एहसास हुआ कि अज़ीम शख्सियत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई कितनी एक्चुअली मेहनत करी। वरना तो हमारे शायद दिलो दिमागों में कॉन्सेप्ट है ना कि रसूल थे तो वैसे ही अल्लाह की मदद आ रही थी। नहीं जी, बड़ी मतलब यस, हमने पढ़ा है, सुना है कि ताइफ, जब ताइफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तबलीग के लिए, तो इतने उन पे पत्थर वगैरह बरसाए गए कि जूते मुबारक जो है लोग मुबारक से भर गए। बस वो भी हमेशा ब्रीफली पढ़ा और निकल गए आगे, कभी एहसास ही नहीं हुआ कि यार ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो उससे एक नॉन मुस्लिम औरत की किताब पढ़ के एहसास हुआ। तो जो अभी थोड़े पहले रिसर्च की बात हो रही थी ना, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे वो रिसर्च भी नहीं है, हमारी उस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता।
हमारे यहाँ अगर दीन को भी एक्सप्लेन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको स्पिरिचुअल बना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दिया जाता है। उसको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे, ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे, इंसानियत के, एक आम इंसान के लेवल पे लाके एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा होता। तो वो एक किताब ज़रूर है जो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा कुछ फिक्शन में भी किताबें हैं, जैसे अभी रिसेंटली फिर से मैंने पढ़ी केन एंड एबेल, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक नावल है। उसके अलावा कुछ नॉवेल्स हैं वगैरह हैं। बाकी अगर मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो 4 सीजन्स के नाम से जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल चेन है, उसके फाउंडर की लिखी हुई अपनी पूरी किताब जो है, या मैरियट के जो फाउंडर है उसकी अपनी किताब, उससे लर्निंग भी बहुत हुई। उस होटल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, इंस्पिरेशनल भी थी। तो ये हैं सर्टन किताबें। फिर वही, सॉरी मुझे इस वक्त नाम रिकॉर्ड नहीं हो रहा ऑथर का, बड़ा ज़बरदस्त ऑथर है, साइकोलॉजी वगैरह पे, ह्यूमन बिहेवियर पे बड़ी ज़बरदस्त कुछ किताबें लिखी हैं। उस एक पर्टिकुलर किताब का मुझे टाइटल याद आ रहा है, ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा। कुछ और भी उसकी किताबें पढ़ी, जैसे उसकी जो सीरीज़ ऑफ बुक्स है उसमें एक है टाइटल आई एम राइट यू आर रॉन्ग, वो ह्यूमन साइकी के बारे में बेसिकली है। तो वो उसकी लिखी हुई किताबें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो ये चीज़ें हैं जी किताबों में सर्टन। नहीं, बहुत अच्छा है। और किताब से तो आपकी दोस्ती रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। अगर मैं बात करूँ एक, अगर जाते जाते कि कोई ऐसा फेलियर जो आपको रिग्रेट करता हो आज भी, कि यार ये अगर मैं फेलियर ना करता, या एनी काइंड ऑफ फेलियर इन द ड्रीम वर्ल्ड और द पर्सनल लाइफ, कोई ऐसा फेलियर जो आपको याद हो और जो रिग्रेट भी करता हो, जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हो क्या, कि ये गलती है, ये ना करें? देखिए, अगर फेलियर की बिल्कुल एक स्ट्रेट बात की जाए तो आई वुड से जज्बाती डिसीजंस, जज्बाती फैसले, जल्दबाजी। नहीं, कोई आपकी हिस्टोरिकली कोई याद हो कोई ऐसा? या मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें याद रह जाती, कुछ ऐसे फेलियर्स होते हैं कि यार ये अगर मैं ऐसे कर लेता, क्योंकि आपका तो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें कुछ फेलियर्स तो आए होंगे ना ऐसे, क्या ये हमारा हमने एक टेस्ट एंड ट्रायल किया, दैट वाज द फेलियर, बट हमें किसी ने कहा था, या फिर हमने किसी से एडवाइस नहीं ली? देखिए, मेरे ख्याल में आई वुड से कि मतलब अल्लाह का शुक्र है, कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग, या मैं बिल्कुल अगर पूरी ईमानदारी से बात करूं तो किसी ऐसी चीज़ पे मैं अपनी फिंगर या हाथ नहीं रख सकता कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसा कोई फेलियर बना हो जिससे कोई बहुत नुकसान शदीद अल्लाह ना करे हो गया हो, या कोई चीज़ है। मैं यही कहूँगा कि कहीं पे भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हुई तो वही वन सेकेंड पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, कहीं पे अगर जज्बाती डिसीजंस ले लिए ना, जल्दबाजी में, जज्बात में आके, तो उसने एटलीस्ट वक्ती तौर पे तकलीफ पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, औरों को भी, अपने आप को भी। तो ये ज़रूर हुआ। उसके अलावा अगर कोई फेलियर या कोई ऐसी चीज़ बात की जाए तो ऐसा डायरेक्टली हमारे सामने की चीज़ तो नहीं है, मगर जो वही वन सेकेंड अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब से सुनने को, समझने को मिला, और फिर वो सारी ज़िंदगी का लेसन हो गया। ड्रीम वर्ल्ड से पहले जो हमारा कारोबार वगैरह था बहुत बड़ा, वो भी एक सेटअप था, मगर उसमें सूद इन्वॉल्व था, बैंक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, बैंक से फाइनेंसिंग होती थी। और अगर कॉस्मेटिकली देखा जाए, फ्रंट पे देखा जाए, तो बहुत कुछ चल रहा था, बहुत चीज़ें थी, बड़े एसेट्स थे, बहुत कुछ रेल पेल थी, सब चीज़ें थी, मगर अंदर से स्लोली ग्रेजुअली वो चीज़ खोखली होती चली गई और तबाह हो गई। सूद जो है ये एक बहुत बड़ा, अल्लाह माफ़ करे, फेलियर उस वक्त का था, जिससे फिर अल्लाह ताला ने एहसास भी कराया। वही एहसास कराता है, उसी ने बड़ों को, बुज़ुर्गों को, वालिद साहब को, चाचाओं को एहसास कराया, दिलो दिमाग में डाला, तौफीक दी, हिम्मत दी उससे बाहर निकलने की, जुस्तजू दी, और फिर वो ईमान की पुख्तगी दी कि फिर कभी वो काम नहीं करना है। तो खुदा का शुक्र है, फिर हमारी पूरी फैमिली ने कभी पलट के उसकी तरफ नहीं देखा। तो छोटी मोटी चीज़ें तो ज़िंदगी में हर एक की आनी है, हर एक की ज़िंदगी में आनी है, वो आती हैं, पर अल्लाह ताला उससे गुजरवा भी देता। इंसान की नीयत साफ हो, अप्रोच, खुदा अल्लाह ताला वो कायम दायम रखे, सालिम रखे, तो निकल आते हैं। तो यस, वंस अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं ये कहूँगा कि फेलियर
या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, शायद उससे ज़्यादा अहम होता है उसके पीछे उसका कॉज, उसकी रीज़न, क्योंकि वो कॉज करेक्ट हो तो फिर अगली दफ़ा एटलीस्ट वैसी सिचुएशन ना अराइज हो। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं, एक पिछले दौर का, वो मैंने आपको बता दिया, वो सूद वाला। वैसे अपने बारे में बात करूं तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो अगर खुद भी तकलीफ़ आई या लोगों को, अपने दाएं बाएं के लोगों को तकलीफ़ हो जाई, तो वो जज्बाती फ़ैसलों या जज्बाती कमेंट्स की वजह से हुई। उस पर इंसान थोड़ा एहतियात करे। वो फिर अपनी अपनी पर्सनलिटी टाइप पे भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो शायद उनको ये चीज़ इतनी इम्पैक्ट ना करे या इतनी ज़्यादा बड़ी ना सुनने में लगे। कुछ लोगों के लिए वाकई हो सकता है, कुछ लोग मुझसे एग्री करें। तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी टाइप की वजह से मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये चीज़ हमेशा से रही है, जिसको ओवरकम करने की कोशिश करी और अल्लाह ताला ने उसमें बज़ाहिर कामयाबी अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि इवेंट्स का दौर मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इवेंट्स करा रहा है, एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इवन आई डिड इन द रिसेंटली, कुछ दिनों पहले मैंने भी किया था एक इवेंट। तो क्या ड्रीम वर्ल्ड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज़ को, कॉरपोरेट्स जो हैं या इंडिविजुअल सेक्टर में, कि ऐसी कोई ऑफर्स रखता है कि अगर कोई आपके साथ कनेक्ट हो कि वो अपने वहाँ इवेंट्स करा सके, एक्टिविटी करा सके, बिकॉज यू हैव गो कार्ड और वो हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट का एरिया। तो इस तरह का कोई कंपाइल पैकेज, क्योंकि आज तक कभी हमने सुना नहीं कि ड्रीम वर्ल्ड के साथ कोई एक्टिविटीज़ आपने हमारे साथ तो की है, लेकिन तो मुझे आइडिया उसके बाद आया, मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया था कि अगर हम कॉर्पोरेट को लेके आए, समंदर पे थोड़ा बैठे, ज़रूरी नहीं है हर वक्त बात करें। वहाँ मैं वाकई में आपको बताऊँ, मैंने 3-4 अच्छी डील तो नहीं कहते, मतलब अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किए, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल तो ऐसा है नहीं। और बहुत 3-4 ऐसे मेरे क्रूशियल मसले थे, जिसमें मिसाल के तौर बताता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज था मेंटोर से। जैसे मैंने कई दफ़ा आपको मेंटोर नहीं मिलते, तो वहाँ पर एक बंदे से डिस्कशन करते कहते भाई मेंटोर, जैसे अगर AI आ गई तो AI का तो मेंटोर आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको एडवाइजरी चाहिए होता है। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा, एक समंदर में बैठे हैं बात करते करते, क्योंकि आप जिनके साथ बैठोगे तो आप बात ही क्या, मुझे इसका तो भाई यहाँ मेंटोर नहीं मिलेगा, एडवाइजरी मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा मसला वहाँ हल हुआ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात कही कि यहाँ पे मेंटोर नहीं ढूंढना है, एडवाइजरी ढूंढना है। तो स्टोरी बताने का मकसद ये था कि हम अगर इस तरह के कॉर्पोरेट इवेंट करें या कॉर्पोरेट्स इवेंट करें, तो क्या ड्रीम वर्ल्ड्स कोई इस तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट करके हम भी कभी आपने तो हमें बुला लिया, तो हम अपने बंदों को बुला के समंदर के आगे बैठा के ठंडी हवा खिलाएं, या हम ड्रीम वर्ल्ड्स में कोई एक्टिविटी कराएं। तो इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके पास मेंबरशिप नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट मेंबरशिप्स ना हो, तो क्या वो इस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस टाइप की एक्टिविटीज़ तो बहुत हो रही होती है, और बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास हैं इस चीज़ के लिए। प्राइमरी इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टेन सेक्टर है जो फोकस इस पे करता है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स, माइस के नाम से कहलाता है वो। तो माइस का हमारा तो एक बहुत मैसिव सेटअप है। हमारा ऑपरेशंस डिज़ाइंड इस तरीके से भी है कि इस टाइप की माइस एक्टिविटीज़ को फुल फ्लेजेड हम हर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमारा बकिया जो सारा पूरा सेटअप है, सिस्टम है, रिजर्वेशंस का, बकिया चीज़ों का, वो उसको पूरा सपोर्ट कर रहा होता है। सो जैसे जिस एक्टिविटी की आपने भी जिक्र किया, जहाँ पे भी कुछ दिन पहले फिर से आपसे मुलाकात हुई थी, जो हमने डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट मनोरो पे किया था, एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ एक गैदरिंग थी, एक नेटवर्किंग इवेंट था। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि आपस में भी नेटवर्किंग कर रहे थे। हम लोग भी वहाँ पे थे, हमारी भी सॉर्ट ऑफ वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया, हमारे भी वहाँ पे डिस्कशंस हुए, मगर जितने गेस्ट्स थे, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनके आपस में बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुई, जिसमें अपने भी बहुत सारे फ़ायदे हुए। एंड दैट वाज रियली द कॉन्सेप्ट। सो एक ये नेटवर्किंग इवेंट्स हैं जिनको हम कोलैबोरेशंस में बहुत अच्छे अंदाज में कंडक्ट कर रहे होते हैं अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ पे, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट पे भी, और डेस्टिनेशन की जो 8 हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे भी हम पूरा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हम उसे ठीक ठाक कोलैबोरेशंस भी बिल्ड कर रहे हैं फॉर दीज नेटवर्किंग इवेंट्स विद वेरियस ऑपरेटर्स। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो फॉर एग्जांपल लर्निंग स्पेस में ऑपरेट कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह ये सब करा रहे होते हैं, उनके साथ ही हमारी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, उनके साथ मिलके भी हम ऐसे इवेंट्स कर रहे होते हैं। फिर विद इन ड्रीम वर्ल्ड जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है, उसके एक सर्टेन पार्ट को हम थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ रीडिज़ाइन ही इस तरीके से कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट लर्निंग की एक्टिविटीज़ हमारी इंशाल्लाह ताला हर वक्त वहाँ पे कंडक्ट होती रहेंगी।
सो इस टाइप की कोई नेटवर्किंग इवेंट्स हों, फिर एट टाइम्स इस टाइप सर्टेन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट ऑफ इवेंट ये है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक पर्टिकुलर फोकस्ड इवेंट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे। वो एक जनरल नेटवर्किंग इवेंट नहीं है, वो तो उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी का इंटरनल इवेंट भी नहीं है, उस चीज़ पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और एक जनरल नेटवर्किंग इवेंट भी नहीं है। एक फोकस्ड इवेंट है, एक फोकस्ड सब्जेक्ट मैटर पे। जैसे अगर मैं अपनी बात को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल क्रिएट करूं कि हम लोग हैं टूरिज्म के लोग, टूरिज्म इंडस्ट्री, और साथ में फिर हमारी है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। एटलीस्ट पाकिस्तान में ये दोनों इंडस्ट्रीज़ में पोटेंशियल भी बहुत है, अच्छा तेज़ी से ऊपर आ रही हैं। अब एक हम लोग हो गए ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री से, एक टेक्नोलॉजी की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, कोई माशाल्लाह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन हो। हम दो कंपनीज ने मिलके एक इवेंट क्रिएट किया, और ये मैं एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूँ जो हम इन द पास करते रहे हैं और हम आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं। दोनों कंपनीज ने मिलके एक इवेंट क्रिएट किया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, उस पर एक डिस्कशन फोरम, एक डिस्कशन पैनल क्रिएट कर दिया, या पूरा एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस में 15, 20, 22, 25 लोग, उसमें एक ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। उसमें और कोई एक्टिविटीज़, कोई अवार्ड सेरेमनी है या कोई और कोई MOU साइनिंग हो सकती है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ क्रिएट करी, साथ में हाई टी वगैरह साथ रख ली, जिसमें एक फ्रॉम फॉर्मल टू सेमी फॉर्मल इंटरेक्शन भी हो रही है, आपस में डिस्कशंस भी हो रहे हैं, दोनों कंपनीज का भी फ़ायदा हो रहा है। फिर पार्टिसिपेंट जो हैं, जो गेस्ट्स आए हैं, अभी इस तरह का एक इवेंट हमने बैक इन दिसंबर कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन की हमारा कुछ आपस में हमारी आगे कुछ कोलैबोरेशन होने जा रही थी। तो हमने उसी इवेंट के दौरान अपना एक MOU साइन किया फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, वेरियस प्रोफेशनल फील्ड्स से हमने अपने कुछ गेस्ट्स वगैरह बुलाए हुए थे। उसमें टूरिज्म के भी लोग थे, उसमें टेक्नोलॉजी के भी लोग थे, उसमें एजुकेशन के भी लोग थे, उसमें फार्मास्यूटिकल के भी लोग इनवाइटेड थे। उसमें फिर हमारे साथ 5 मुल्क के कौंसल जनरल्स बैठे हुए थे, माशाल्लाह CGs माशाल्लाह 5 मुल्कों के हमारे साथ बैठे हुए थे। कोई 20-22 लोगों की गैदरिंग थी एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कैपेसिटीज़ के कॉन्फ्रेंस स्पेसेस हैं या कन्वेंशन स्पेसेस हैं, तो उसी में हमने सेटअप किया हुआ था। शुरू के 10-15 मिनट में जो मेन जो एक्टिविटी थी, जो MOU साइनिंग थी, उसकी हम लोगों ने जॉइंटली प्रेजेंटेशन करी, उस पर कुछ डिस्कशन हुए। फिर देन द फ्लोर वाज ओपन, द डिस्कशन वाज ओपन, और उस पर पाकिस्तान टूरिज्म पे बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त एक डिस्कशन हुआ था, जिससे फिर बाद में भी कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं, कुछ आइडिया जनरेशन हुई है। इसी तरह जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक टूरिज्म की इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी है, एक टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन, दोनों साथ आके इस तरह का इवेंट करते हैं। एक सब्जेक्ट मैटर, उस पर डिस्कशन है, उसमें फिर होता ही है कि अच्छी आइडिएशन होती है, क्वालिटी टाइम गुजरता है, पार्टिसिपेंट्स को भी दिखता है कि हाँ किसी कंस्ट्रक्टिव मैटर पे डिस्कशन हुआ है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। फिर हाई टी वगैरह ये सब चीज़ हो गई। दूसरा एक फॉर्मेट ये है, फिर एक बहुत बड़ी, जो मैं माइस का जिक्र कर रहा था, वो तो दुनिया में एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ कंप्लीट इन इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है वो। तो उसमें जो भी हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, एंड इट कैन बी कंपनी ऑफ एनी साइज और शेप। जैसे इन द रीसेंट टाइम्स हमारी पाशा जो सॉफ्टवेयर हाउसेस की एसोसिएशन है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी के साथ हमारी बहुत अच्छी अब डीप इंटरेक्शन हो रही है, पाशा के साथ हो रही है। हमने ICAP को अप्रोच किया हुआ है। अब पाशा के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं या ICAP के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं, वो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, एंड वी आर फाइन विद दैट। हमारा भी उसमें फ़ायदा है। पाशा के जो मेंबर कंपनीज हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग अच्छी खासी हो रही होती है। ICAP के जो ऑडिटर्स की ऑडिट फर्म्स जो हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके ऑडिटर्स की, उनके इंडिविजुअल लोगों की ट्रैवलिंग, प्रोफेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी थ्रू आउट द कंट्री, जो कि हमारी इंडस्ट्री में FIT कहलाता है, फ्रीक्वेंट इंडिविजुअल ट्रैवलर। तो वो हम फैसिलिटी बड़ी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं आज, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव आर सेटअप इन सो मैनी प्लेसेस। तो इस तरीके से हम कंपनीज को अप्रोच करते हैं, हम कर सकते हैं, हमारी कोलैबोरेशन हो रही होती है। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। फिर हमने हम इनबाउंड टूरिज्म पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। UK बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी कोलैबोरेशन आगे बढ़ रही है, मतलब वी सॉर्ट ऑफ एंटर्ड द एग्रीमेंट।
जिसमें हम पाकिस्तान के लिए इनबाउंड टूरिज्म पे काम करें उनके साथ मिलके। यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा डिस्कशन शुरू हो चुका है। पोर्चुगल बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू खुद अप्रोच किया। एक कॉन्टैक्ट ने हमें अप्रोच किया कि भाई पोर्चुगल में एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में टूरिज्म माशाल्लाह लाना चाह रहा है, बिकॉज बाहर तो ये बहुत कॉन्सेप्ट है, एग्जॉटिक प्लेसेस पे जाने का लोगों को, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को बहुत शौक है, नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर सारी की सारी टूरिज्म ही अभी तो अननोन है दुनिया के लिए, तो इट इज़ वेरी एग्जॉटिक फॉर देम कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। एक एडवांटेज भी हमारे पास, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये वो चीज़ है जिस पे हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं बहुत एक्टिवली, और अभी और बहुत पोटेंशियल है। सो कॉर्पोरेट के लिए नेटवर्किंग इवेंट्स हों, कॉर्पोरेट के लिए कोई जॉइंट एक्टिविटीज़ हों, कॉर्पोरेट के लिए वंस अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मैं कॉर्पोरेट का जो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मेरा मकसद कोई जॉइंट कंपनीज नहीं है, कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस। उनके लिए कोई कोलैबोरेशंस हैं हमारी, वो हैं। फिर उनके अपने कोई इवेंट्स हैं, उनकी कोई छोटी कॉन्फ्रेंस है, 4-5-6 लोगों की कंपनीज को ज़रूरत होती है कि भाई किसी ऑफ साइट पे जाके, किसी दूसरी लोकेशन पे जाके, ऑफिस के माहौल से बाहर निकल के कोई बजट मीटिंग्स हैं, कोई एनुअल इवेंट्स हैं, एनुअल मीटिंग्स हैं, कोई सेल्स कॉन्फ्रेंसेस हैं छोटी या बड़ी, कोई किसी कंपनी ने, छोटी या बड़ी कंपनी जो भी हो, एनी साइज ऑफ द कंपनी, अपनी टीम को इंसेंटिवाइज करना है तो उसके लिए डे आउट वगैरह हो गया। तो वो डे आउट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस, नेटवर्किंग इवेंट्स, नाइट आउट्स, मल्टीपल नाइट्स के इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही होती है हमारे यहाँ। कोविड से पहले एक इंटरनेशनली तो बहुत वो कॉन्सेप्ट अब आगे बढ़ गया है, पाकिस्तान में भी शुरू हो गया था। वंस अगेन वी वर द लीडर्स इन दैट ऑल्सो, पायनियर्स इन दैट, और अब वो फिर ही स्टार्ट हो रहा है। वो है डेस्टिनेशन वेडिंग्स। डेस्टिनेशन वेडिंग्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि डायरेक्टली बेशक कॉर्पोरेट से ताल्लुक़ नहीं है, मगर फैमिलीज और इन सब चीज़ों से बहुत ताल्लुक़ है। और डेस्टिनेशन वेडिंग में होता ही यही है कि शहर से बाहर से, इवन मुल्क से बाहर से लोग ट्रैवल करके आ रहे होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, एक वेडिंग के इवेंट को, 2, 4, 5, 6, 8 दिन के इवेंट को एंजॉय करने के लिए। कोविड से पहले भी हो रहा था, हमारे फिर से स्टार्ट हो गया। इन द वेरी नियर फ्यूचर, इन द नेक्स्ट सम डेज हमारे यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऐसा एक इंशाल्लाह मल्टीपल डेज़ का एक इवेंट होने वाला है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत स्पेशल इवेंट है, तो पिछले 12-15 दिन से हमारी टीम उसके लिए पूरी प्रिपरेशंस करती हुई आ रही है। सो of course we have to take these things very seriously, and we do take these things very seriously। जैसे मैं आपसे कुछ देर पहले ब्रांड का जिक्र कर रहा था, we are a brand, तो हमने अपने ब्रांड की इक्विटी को, ब्रांड की एक उस रॉयल्टी को, ब्रांड की एक उस वैल्यू को हमेशा संभाल के रखना है, बल्कि उसको और ग्रोथ देनी है। तो एंड फिर वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि कस्टमर सिखाता है, तो इस इंडस्ट्री में भी ये होता है, आप अपनी ख्वाहिश बताइए जी, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आपको हमसे इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर एक माहौल में, एक प्रॉपर एक सिचुएशन में हमसे क्या चाहिए, आप हमें वो चैलेंज दीजिए, कोई नई सोच लाइए, कोई नई रिक्वायरमेंट बताइए, हमें तो मज़ा आएगा वो करके, क्योंकि हमारी ये क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री है। तो यस, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, ड्रीम वर्ल्ड पे ये सारे एक्टिविटीज़ करके क्या फ़ायदा है आप लोगों को, कॉर्पोरेट को? मतलब आपको एक ही जगह पे प्रॉपर एक होटल स्टे भी मिलेगा, सारा फूड एंड बेवरेज भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आपको कॉन्फ्रेंस स्पेस भी मिलेगी, आपको अपनी मीटिंग वगैरह की स्पेस या कोई और जो भी एक्टिविटीज़ है गैदरिंग करनी वो भी मिलेगी, जो कि और बहुत सारी जगहों में मिल जाती है। फिर आप वहीं पे माशाल्लाह अपना रिलैक्सेशन के लिए आर्टिफिशियल सी भी इंजॉय करें, वाटर स्लाइड्स भी इंजॉय करें, गोल्फ भी इंजॉय करें, गो कार्ट्स भी इंजॉय करें, टेनिस भी इंजॉय करें, हॉर्स राइडिंग भी इंजॉय करें, क्रिकेट ग्राउंड भी इंजॉय करें, मिनी गोल्फ भी इंजॉय करें, वर्चुअल रियलिटी अरीना भी इंजॉय करें, इंडोर फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर भी इंजॉय करें, वो सारी फैसिलिटी, सारी एक्टिविटीज़ इंजॉय करें जो कि एक गिवन प्रेमिसेस पे, एक गिवन लोकेशन पे कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसमें जो अपने एक चीज़ मुझे लगता है मिस कर दी, वो है सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ आपको जो सारी मिल जाएंगी, तो आपको बाहर भी मिल जाएंगे फिर, लेकिन एक जगह से आप दूसरी जगह जाएंगे, आपको डर लगेगा कि मोबाइल ना चला जाए, वॉलेट ना चला जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि शायद वो ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था कि एक ही जगह पे आपको सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर, आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट कि आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिक्योरिटी, फिर सिक्योर एनवायरनमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे एक फैमिली एनवायरनमेंट है,
बिल्कुल बेफिक्र हो के हर कोई एंजॉय कर सकता है, हर कोई घूम फिर सकता है, दिन हो रात हो जो भी हो। एक ये चीज़, फिर एक और जो बड़ी एक ख़ास एक और पॉइंट है कि जो ड्रीम वर्ल्ड की ये अम्यूजमेंट फैसिलिटीज़ हैं ना, वो फिर चाहे शैलेज में, स्पेशली शैलेज में अगर हमारा कोई भी हमारे मेंबर्स या हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स या कोई भी हमारे शैले गेस्ट स्टे कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ रात को भी अवेलेबल हैं, जो एक्चुअली दुनिया में कहीं नहीं होता। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर टूरिज्म अम्यूजमेंट फैसिलिटी और प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, जिसमें रात में भी सारी फैसिलिटीज़ ऑन हो। जो हमारा आर्टिफिशियल सी है या वाटर स्लाइड्स हैं या और बाकी एक्टिविटीज़ हैं, वो रात में भी ऑन होती हैं। विंटर में क्योंकि पानी में नहीं उतर सकते, ठंड बहुत होती है, तो रात में फिर विंटर में हमारी ये गो कार्ट्स, ड्यून बगीज, डेजर्ट सवारी, ये सब ऑन होती हैं। तो सिर्फ दिन में नहीं, आप रात में भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे शैले गेस्ट हमारे मेंबर्स हैं जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत सालों से इंजॉय कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हमारे यहाँ एट टाइम्स ये होता है कि हमारे मेंबर्स वगैरह स्टे करने आए या शैले गेस्ट स्टे करने आए, दिन में जब उन्होंने 2 बजे 3 बजे चेक इन किया तो कमरे में जाके सो गए। दिन में सो गए वो। दिन में उन्होंने अपनी नींद करी, क्योंकि उनको मालूम है रात में उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और रात में एंजॉय करेंगे। फिर वो रात में उठ के फिर वो सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो 24 आवर्स हमारी सारी फैसिलिटीज़, सारी अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं। दिस इज़ अनदर यूनिकनेस। सिक्योर माहौल का आपने बहुत सही कहा, सिक्योर माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली माहौल है, कोई उसमें वहाँ पे कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं। फिर ये 24 घंटे की फैसिलिटीज़। फिर उसके अलावा आज वही वंस अगेन जो इंटरनेशनल ट्रैवल महंगा भी हो गया और डिफ़िकल्ट भी हो गया। इस टाइप की सर्टेन एक्टिविटीज़ के लिए जो हम बाहर ट्रैवल करके जा रहे होते हैं, इवन क्लोजेस्ट लोकेशन जो है दुबई, वो भी मतलब आपको शायद 1/10 ऑफ द एक्सपेंस, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में, उससे भी बहुत कम है। आपको यहाँ बड़े आराम से सुकून से मिल रहा है। बस आपने थोड़ा सा अपना सफ़र करके मुल्क के किसी भी हिस्से या शहर के किसी भी हिस्से से आपने ड्रीम वर्ल्ड तक पहुँचना है। बाकी फिर हमारी जिम्मेदारी, इस तरह आपने डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट मनोड़ा पहुँचना है। वहाँ समुद्र की सारी एक्टिविटीज़ हैं, जेट स्की, स्पीड बोट, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। फिर फर्दर हम क्योंकि जो डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट मनोड़ा है वो तो बहुत ही क्लास का है। वो समंदर की एक्टिविटीज़ का या बीच एक्टिविटीज़ का, ये बीच हॉस्पिटैलिटी है जिसको ब्लू टूरिज्म कहा जाता है, उसका फॉर्मली ऑर्गेनाइज पहला प्रोजेक्ट है। तो उसकी कोई पिछली कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो शुरुआत में हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। अथॉरिटीज़ को हमने बहुत कुछ समझाना पड़ा कि टूरिज्म क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या है, किस तरीके से उसको माहौल चाहिए, किस तरीके से उसको ज़रा एक ओपननेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए एक्सेस की, बाकी चीज़ों की। अगर जगह जगह सवाल जवाब होंगे, चेक पोस्ट होंगी, तो उसके क्या ट्रबल्स हैं। और अथॉरिटीज़ ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। थोड़ा हमें टाइम लगा उनको समझाने में, एजुकेट करने में, बट दे वर वेरी रिसेप्टिव। तो आज उसमें भी बहुत आसानी है। और वक्त के साथ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्रिएट करी हैं, फर्दर और क्रिएट करना है इंशाल्लाह ताला। कुछ और अच्छी खबरें वहाँ के लिए हम लाने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट मनोड़ा के लिए। और कुछ एक्सपेंशंस और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अल्लाह को मंजूर है। तो ये जो समंदर की एक्टिविटीज़ हैं ये राउंड द ईयर मिलेंगी, क्योंकि एक थोड़ी सी सिचुएशन जो वहाँ जाके हमें एहसास हुआ, हमें सीखने को मिला, बहुत कुछ वहाँ पे भी सीखा है डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट मनोड़ा पे। देखिए समंदर की एक्टिविटीज़ जो है ना वो सर्दियों में होती हैं, क्योंकि मानसून नहीं है, वेव्स नहीं है। आपने अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है, जेट स्की चलानी है, स्पीड बोट चलानी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, स्नॉर्कलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, फिशिंग करनी है, जो भी करनी है, अगर बहुत ऊँची लहरें उठ रही हैं तो आप नहीं कर सकते। हम कराची वाले रहते समंदर के बराबर में हैं, मगर हम समंदर पे हमेशा जून जुलाई में जाना ही समझते हैं कि वही, क्योंकि छुट्टियाँ उसी वक्त हैं तो ज़रा वेकेशन का माहौल है वो सब। मगर एक्चुअली समंदर असल सर्दियों का है, सर्दियों में एक्टिविटीज़ होती हैं। बट कुछ हमने समंदर के कुछ ऐसे हिस्से या कुछ ऐसे हमारे फ्रंट लाइन एरियाज़ हैं या कुछ शोर के एरियाज़ हैं या कुछ पोर्ट के एरियाज़ हैं जहाँ पे वो नेचुरली कट के जो है समंदर अंदर आ रहा है, तो हर वक्त वहाँ पे हाई टाइड नहीं है, तो साल के बकिया हिस्से में भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो वही वंस अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सारे पाकिस्तानियों के लिए, इवन अथॉरिटीज़ के लिए, कि भाई उस दौरान में भी वहाँ पे सर्टेन राइट जगह पे एक्सेस चाहिए, ताकि जून जुलाई जो हमारा कराची वाला या हमारा पाकिस्तान वाला प्रेफर करता है ये एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि उस वक्त बच्चों की छुट्टियाँ उस वक्त हैं, समर वेकेशंस हैं, तो उस वक्त भी एक्सेस ज़रूरी है। तो वो कुछ वक्त लगा हमें, वंस अगेन अथॉरिटीज़ को एजुकेट करने पे, मगर अब उसकी रिसेप्टिवनेस बहुत बढ़ गई है। तो होपफुली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला इन द वेरी नियर फ्यूचर उसमें भी बड़ी अच्छी कुछ खबरें हम अनाउंस कर रहे होंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। वो भी जगह अवेलेबल है।
तो बहुत ही मुझे तो जो रिजॉर्ट वाला आपका जो आइडिया था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। वो तो मुझे कुछ लगा हुआ है कि किसी दिन मैंने कोई इवेंट करना है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा है कि वो बहुत ही कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे इवेंट अटेंड किए होंगे, बहुत सारा, कहीं ना कहीं उसने वो एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है कि यार हम क्यों कमरे के अंदर बात करते हैं यार। सही बात है। क्यों, मतलब मैंने सवाल किया अपने से, क्यों करते हैं बात। तो वो फिर मैंने कहा जैसे अपने नेटवर्क का कहा, आप मुझे वहाँ मिले तो हमारा एक नेटवर्क बिल्ड हुआ। तो ये हम क्यों कमरे के अंदर घुसे हुए हैं जब हमारे पास एक समंदर है। तो लेट्स सी, मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। द व्यूवर्स ऑल्सो उनके पास कुछ आइडियाज़ होंगे तो वो भी डेफिनेटली जब आपने ओपन एरिया दिया है, क्योंकि समटाइम हमें दिमाग में लगता है कि शायद ये उन लोगों के लिए है जो कि मेम्बर्स हैं, बिकॉज मेरा सवाल करने का ही मकसद था। पर यहाँ पे हमारे पास ओपन एरिया भी मौजूद है कि जो मेंबर नहीं वो भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, पीपल आर हेयर के वो भी चाहते हैं कुछ एक्टर। तो मैं कहता हूँ यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एज अ बिजनेसमैन होता है, फैमिली होती है जब आपके साथ हो तो आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी के बगैर तो आप, मैं कहता हूँ नहीं, आपको कोई दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह भी अगर सिक्योर ना हो तो, जैसे भी अभी हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी इज मैटर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी। जब सिक्योर हो गया तो वो रिलैक्स कर सकते हैं। जब सिक्योर ही नहीं है, वो कितनी भी अच्छी जगह पे हो, कितनी अच्छी गाड़ी के अंदर, कितने मुल्क के अंदर हो, तो वो टेंशन में ही रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा। बहुत मज़ा आया बात करते हुए। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें, पर्सनल मैसेज देना चाहें, कॉर्पोरेट लेवल पे देना चाहें। सारे हमारे ऑनलाइन वाले हैं, मैं तो कहता हूँ कोई हमारे सारे ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं वो स्किल्ड बेस हैं, कोई स्किल्ड लेवल पर कोई मैसेज देना चाहें, या इसको मैं सवाल थोड़ा चेंज भी कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा स्किल्ड है कि जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, इसी को भी मैसेज के तौर पे दे सकते हैं। देखिए, कौन सा ऐसा स्किल है, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, फील्ड्स बेतहाशा हैं। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो सैकड़ों और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर उनका क्या। मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बकिया और बहुत सारी किस्म की जो इंजीनियरिंग्स हैं या मेडिसिन की लाइन है उसका क्या। तो फील्ड्स बहुत सारी हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। यस, ये फैक्ट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत लिमिटेड स्किल्स को देखा जा रहा होता है, मगर दुनिया में तो स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ती जा रही है। तो आपकी क्या फील्ड है वो आप अपने हिसाब से बेहतर समझें, बेहतर खुद आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लोर करें, टाइम दें उसको, मेहनत करें। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, सालों लगते हैं। किसी भी मतलब कभी मेरी कोई यंगस्टर्स वगैरह से, फैमिली वगैरह में बच्चों वगैरह से भी बात हो रही होती, तो एटलीस्ट मेरा तो यही व्यू पॉइंट होता है कि जो भी चीज़ जिस लाइन में या जिस काम में भी एंटर होना है तो उसको अच्छी तरह सोचें, समझें, प्लान करें, थोड़ा सा उस पर टाइम लगाएं, उस पर रिसर्च करें, जज्बाती डिसीजन ना लें। एंड वंस यू डिसाइडेड टू एंटर द थिंग, इफ़ यू रियली फील कि इट इज़ फॉर यू और आप इसमें कुछ ना कुछ गेन इवेंचुअली कर लेंगे, तो उसको फिर कम से कम 6-8 साल एटलीस्ट देने पड़ते हैं। ओवरनाइट नहीं होता। कभी कभार क्विक अर्ली सक्सेसेस हो जाती हैं, साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल में, और साथ साथ चैलेंजेस भी एट टाइम्स अच्छे खासे आते हैं। चैलेंजेस या ट्रबल्स ये भी अच्छे खासे एट टाइम्स आते हैं, तो उनको ओवरकम करना है। उन चैलेंजेस से भी बहुत कुछ इंसान सीख रहा होता है, उन चैलेंजेस के थ्रू आपकी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही होती हैं। तो और उसमें आप अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट करते रहें, मेंटोरशिप या एडवाइजरी लें, रीडिंग करें, रिसर्च करें, सीखते जाएं नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं। खुदा ना से ईगोइस्टिक ना हो, हम्बल रहें, हम्बल रहते हुए रिमेन ग्राउंडेड, हम्बल रहते हुए चीज़ों को लर्न करते रहें, प्रोग्रेस करें, अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम किया है, उसने नवाज नहीं है, उसने नवाज, तो उस पर भरोसा करके आगे बढ़े और कोशिश करते रहें, बस कोशिश करते रहें। बिल्कुल। और मैंने भी रिसेंटली भी एक बंदे से बात की थी, इसको समराइज करते हुए उसने कहा है कुरान में लिखा है कि कोशिश करो हम तुम्हें देंगे, कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पास ये एक्स स्किल हो या वाई स्किल हो या तुम्हारी टांग बड़ी हो या हाथ बड़ा हो। तो उसने कहा है कि सिर्फ कोशिश करना, देन आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला देने वाला। तो हमें सिर्फ कोशिश कर, जो द मैसेज व्हाट आई गेट के, आपने सिर्फ कोशिश करनी है, कोशिश करें और ऊपर स्टे रहे। आपने मुझे तो था कि शायद 5 साल एटलीस्ट कम से कम उसके ऊपर वर्किंग करें। 5, आपने कहा कि उसको 8 साल, यानी कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे वो फिर आपके लिए इतना बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। तो फरहान भाई बहुत मज़ा आया बात करके। कोई ऐसी बात मेरे ख्याल से नहीं रही है कि हमें पूछना
बहुत सारे सवाल थे, मैं सोच रहा था पता नहीं मुझे इसके जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जैसे कॉर्पोरेट लेवल के थे, रिजॉर्ट के थे, कुछ पर्सनल भी मैंने आपसे बुक्स की और उसका जवाब आपने बड़ा अच्छा दिया और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया भाई, आपने वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इनवाइट किया, बार बार परसू भी किया। हाँ जज़ाकल्लाह। मुझे ये था कि यार मुझे लग रहा था कि शायद मेरे लिए भी थोड़ा टफ था, मैं आपको सच बताऊं मुझे भी थोड़ा सा टफ था कि यार क्या सवाल करेंगे। मैंने भी कुछ पेपर वेपर भी बना लिए थे, वरना मैं नॉर्मली नहीं बनाता हूँ। मैंने कहा चलो इनसे शेयर भी कर लूँगा, क्योंकि आपको आपकी वो एरिया नहीं है ना, वो जिस एरिया में आप है नहीं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, कहीं ना कहीं हमारा कॉर्पोरेट टच करा। तो फिलहाल अभी तक के लिए अगर कुछ हमारे कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। फिलहाल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।